मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक लाइन बोलना चाहूँगा जो पूरी एस्ट्रोलॉजी को डिफाइन करती है, और वो लाइन ये है कि काल को केवल पढ़ सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। जो पहले के लोगों ने खोज लिया वही ज्योतिष के सिद्धांत आज भी एप्लीकेबल हैं। जो पाराशर होरा शास्त्र में लिखे हुए हैं उन्हीं सिद्धांतों से ज्योतिष आज भी चलता है कि ये नहीं पहनो, वो नहीं पहनो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, इस दिन वो मत करो, इस दिन वो मत करो। तो ये मेरे को नहीं लगता कि इसका इतना बड़ा हमको हमारी लाइफ में इतनी बड़ी इसको वो देनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी हमारी ताकत होनी चाहिए। आजकल ये क्या है, लोगों की कमजोरी हो गई है कि लोग हर चीज़ को जो है कि मतलब सुबह वो देखते हैं कि हाँ भाई अब ये कौन सा समय ठीक है, ये क्या नहीं, ऐसा नहीं होता। ओवरऑल अगर आपकी दशा अच्छी है, आपका टाइम फ्रेम अच्छा है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे अदर रिलीजन्स हैं भाई जहाँ पे हमारी एस्ट्रोलॉजी को कंसिडर नहीं किया जाता, मुहूर्त को कंसिडर नहीं किया जाता, वो लोग दिन वार देख के शादियाँ कर लेते हैं, फिर भी उनकी शादियाँ चलती है। इसलिए इतना ज़्यादा हम एस्ट्रोलॉजी को जो हमने बिल्कुल उसमें हमारी लाइफ में घुसा लिया है वैसा नहीं है। बट हाँ, बड़े डिसीजंस के लिए 101% आपको इसके लिए जाना चाहिए। ज्योतिष आपको मार्गदर्शन देगा। ज्योतिष आपके मार्ग पे वो रोड लाइट है जो आपको रोशनी देता है कि यहाँ खड्डे हैं, यहाँ ऊंचा है, यहाँ नीचा है, यहाँ आपको संभल कर चलना है। अगर 1000 रुपये में आप धनयोग ब्रेसलेट बेच रहे हो और आप एक्सपेक्ट करते हो तो क्या आप अंबानी बन जाओगे? तो आप पहले ये तो देख लो कि अंबानी ने भी धनयोग ब्रेसलेट पहना है कि नहीं पहना है। क्या धनयोग ब्रेसलेट पहनने से आप अंबानी बन जाएंगे? क्योंकि व्यक्ति भी चाहता है, आदमी भी चाहता है कि मैं ठगा जाऊं। बहुत बेवकूफ बनते हैं, उसके बावजूद वो फिर से जाते हैं। अगर कोई ये कह दे कि भैया मैं तेरे को राजा बना दूंगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति क्यों 1000 रुपये में स्टोन बेच रहा है? फिर वही राजा बन जाए। मुझे भी बोला गया था कि तुझे गुस्सा बहुत आता है, तो उस गुस्से को शांत करने के लिए तुझे ये स्टोन पहनना चाहिए। तो वो कैसे रिलेट कर गया? आपका गुस्सा एक स्टोन कैसे कम कर सकता है? हमारी प्रकृति जन्म जन्मांतर से हम अर्जित करके आते हैं। जैसी भी आज हमारी प्रवृत्ति, उसको बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा, बाहर से नहीं बदल पाओगे आप। इतना इजी नहीं है कि आप अपनी प्रकृति को एक स्टोन पहन के बदलो। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली उजाला है। एस्ट्रोलॉजी तो वो प्रकाश है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हम क्या हैं। एस्ट्रोलॉजर वो फल आपको नहीं दे रहा है, एस्ट्रोलॉजर केवल वो फल आपको समझा रहा है। एस्ट्रोलॉजी भी वो फल आपको केवल समझा रही है। भगवान के आदेश को कोई नहीं बदल सकता, अच्छा या बुरा वो हमको भुगतना पड़ेगा। तो एक अहमदाबाद में बहुत बड़ा जो प्लेन क्रैश का जो हादसा हुआ था, उसमें आप देखिए कितने 250 से ऊपर लोग मर गए, सिर्फ एक व्यक्ति था जो जिंदा बच के बाहर चलते हुए आ गया। तो आप इसको ऐसा समझिए कि अगर आपकी कुंडली आपको अच्छा फल दे रही है तो वो अच्छा फल ही देगी, चाहे आप किसी भी बुरी सिचुएशन में। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, ये सब कुछ अपने माइंडसेट का ही खेल है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है, बहुत सारी। और इसका तो सबसे परफेक्ट एग्जांपल हमारे सामने भगवत गीता है ही। आप अपने कर्मों के फलों से नहीं बच पाओगे। अगर मान लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि 1:15 का जन्म का समय बिल्कुल ठीक रहेगा, हो सकता है कि 1:15 पे डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा अगर उसको 2 बजे जन्म लेना होगा। काल को केवल पढ़ सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। कोई भी ऐसा, उसको बदलना सिर्फ भगवान ठाकुर जी के हाथ में। कोई एस्ट्रोलॉजर उसको नहीं बदल पाता। जैसे रिसेंटली हमारे एक संत थे, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि राम जी का वनवास जो था वो उनकी कुंडली में था ही नहीं, उसके बावजूद उनको वनवास पे जाना पड़ा। तो सर उस टाइम पे क्या महर्षि ऋषि मुनि जो थे उन्होंने उनकी कुंडलियाँ चेक नहीं की? आप मुझे बताओ ना, जब अर्जुन अपने कर्म से भग रहा था तो भगवान ने कोई मंत्र बता दिया था कि उसको, या कोई धागा पकड़ा दिया था कि भैया ये बांध लो, इससे युद्ध लड़ोगे? भगवान ने बोला कि ये धर्म है, बस ये तुझे करना है। काफ़ी बार ये बोला जाता है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी 2026 में, और अभी जो युद्ध चल रहा है ईरान का, उसमें भी काफ़ी लोग तनाव में जा रहे हैं ये चीज़ें सोच के कि ओहो प्रेडिक्शन बहुत जल्दी ही सही होने वाली है। ऐसे तो पूरे संसार में ही ऐसे लोग हैं, बट हिंदुस्तान में मेरे को लग रहा है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल, जो हमेशा आपदा में से अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एक मिसाइल कहीं गिरी नहीं, वो लोगों को डराना शुरू कर देते हैं कि भैया अब दुनिया खत्म हो जाए। मैंने देखा है, जो अच्छे से अच्छा आपको इंटेलिजेंट व्यक्ति मिलेगा वो भी अंधविश्वासी हो सकता है। मैं लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप ठगे जाने के लिए तैयार हैं, लोग आपको ठगने के लिए तैयार हैं। तारों की बात जिंदगी की राह में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं द लीजेंड शो। यहाँ हम ग्रहों की चाल,
राशियों के रंग और कुंडली के राज को आसान भाषा में खोलेंगे ताकि रोजमर्रा की उलझनों में थोड़ा स्पष्टता और भरोसा मिल सके। कोई भविष्यवाणी नहीं, बस सितारों की रोशनी से खुद को समझने का एक छोटा सा आईना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर हमारे खास अतिथि अमित गुप्ता जी से। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। नमस्ते अमित जी। नमस्कार मैडम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे अपने पॉडकास्ट शो पे इनवाइट किया। जी सर। तो अमित जी, हम आपसे सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में है क्या? देखिए मैडम, एक कर्म फल का सिद्धांत है जो भगवान ने गीता में भी समझाया है। उस कर्म फल के सिद्धांत को बेस मान के आप ये कह सकते हैं कि एक विज्ञान जो भगवान ने ही हमारे लिए दिया है, उसको कि हमारे कर्मों का हमको कैसा फल मिलेगा, कब मिलेगा, उसको जानने के लिए भगवान ने जो विद्या दी है हमको, वो एक ज्योतिष है। तो आसान शब्दों में ये कहें कि कर्म और उसका फल, इसको समझना ज्योतिष है। तो सर, कितना हम उससे समझ पा सकते हैं कि हम आगे की चीज़ों को भी उनसे रिजॉल्व कर सकें, या हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी उनको समझ सकें? देखिए यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि भगवान काफ़ी दयालु है। वैसे हर व्यक्ति के कर्म और उसके फल की जिम्मेदारी इंडिविजुअल उस पर्सन की है। उसके बावजूद उन्होंने एक ऐसा विज्ञान हमको दिया है जिससे हम आने वाले फलों के बारे में, अच्छे या बुरे दोनों के विषय में हम जान सकते हैं। और जो चीज़ें हमारे साथ एडवर्स घटित होने वाली है भविष्य में, उसके लिए हम पहले से कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये ईश्वर की दयालुता है कि उन्होंने हमको एक ऐसा विज्ञान दिया जिससे हम हमारे बुरे कर्मों का फल भी पहले से जानकर उसके लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली पार्ट ऑफ साइंस है? देखिए, अब साइंस, वैसे इसको साइंस नहीं मानती, लेकिन जब व्यक्ति इसका अध्ययन करता है और जब वो चीज़ों को इसके विषय इसी हिसाब से घटित होता हुआ देखता है, तो वो ये जान जाता है कि ये सच में एक विज्ञान है। तो किस टाइप से ये आपकी साइंस से रिलेट करती है? नहीं, साइंस हम इसको डिवाइन साइंस कह सकते हैं। इसके आप वैसे लॉजिक्स और ये कहना जाओ, मतलब उस पे अगर हम जाएँगे तो उसको साइंटिफिकली प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। बट ये ज़रूर है कि जब आप इसका अध्ययन करेंगे और चीज़ों को घटित होते हुए देखेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि इसके कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं। अगर वो किसी की कुंडली में नियम और सिद्धांत मैच करते हैं, तो उसके जीवन में वैसी घटनाएँ घटित होती है जैसा ज्योतिष शास्त्र उसके विषय में बताता है। तो उस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ये विज्ञान है, क्योंकि इसके कुछ नियम और सिद्धांत। और सर, ये कुंडली क्या है? देखिए क्या है कि हम ऐसा मानते हैं, सनातन भी ऐसा मानता है कि एक आत्मा जो है उसके बहुत सारे जन्म हैं, हम्म। और अनेक अलग अलग जन्मों में उसके बहुत सारे कर्म जो उसने किए हुए हैं। हर कर्म का फल उसको उस पर्टिकुलर जन्म में नाम नहीं मिला हो, कुछ वो कैरी ऑन करके अपने साथ लाया हो। तो जो वो कैरी ऑन करके लाया है, उन कैरी ऑन फलों में से हम इस बर्थ में क्या अच्छा या बुरा भोगने वाले हैं, उसको जानने के लिए जब हमारा जन्म होता है, उस समय आकाश का जो नक्शा है उससे हम कुंडली बनाते हैं। तो जब हमारा जन्म हुआ, उस समय आकाश का जो नक्शा है उसको हम हमारी कुंडली कहते हैं, और ये बताती है कि हम हमारे जीवन में किस तरह से अच्छे या बुरे फलों को भोगेंगे। ये आकाश एंड ऑल किस तरीके से रिलेट करता है कुंडली में? देखिए, जब व्यक्ति का जन्म हुआ है, उस स्थान से ईस्ट में जो राशि उदय हो रही होती है, उसको व्यक्ति की जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस मानते हैं, और उसके हिसाब से बाकी 11 राशियां उसमें और लिखी जाती है। और जिस राशि में जो ग्रह होता है, उस ग्रह की जो पोजीशन को हम उस राशि में रखें, उन 12 हाउसेज में जो कुंडली में होते हैं, तो फिर हमारी जन्म कुंडली तैयार होती है। तो मतलब ये भी एक तरीके से रिलेट करता है कि आप किस टाइम पे किस टाइम पे कौन सी डेट को आप जन्म बिल्कुल, ले रहे बिल्कुल, हैं, वो बिल्कुल। हमारे ऊपर देखो, एक बहुत। सिंपल सी बात है। हम्म। कोई भी व्यक्ति तभी जन्म लेगा जब ग्रह गोचर उस स्थिति में होंगे जो उसको वो फल दे सकते हैं जो उसको जीवन में भोगने हैं। मतलब हमारे इस शरीर को जो अच्छे या बुरे फल भोगने हैं, जब ग्रह गोचर करते हुए उस पर्टिकुलर अलाइनमेंट में आएंगे, उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में फिट होंगे, तभी हमारा जन्म होगा। तो इसमें कौन सा टाइम सही है, कौन सा टाइम गलत है? नहीं, नहीं, एक्चुअली कोई टाइम सही और कोई टाइम गलत नहीं है, और बहुत से लोग आजकल इसको डिसाइड करने की भी कोशिश करते हैं
जैसा आपने काफ़ी पेरेंट्स को देखा होगा कि भाई वो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स के पास इसलिए भी जाते हैं कि मैं अपने बच्चे को किस समय पे जन्म दूं ताकि उस समय उसकी कुंडली अच्छी बने। तो मैं एक बात केवल ये कहना चाहता हूं कि इंसान की केवल ये चतुराई है, आप अपने कर्मों के फलों से नहीं बच पाओगे। अगर मान लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि 1:15 का जन्म का समय बिल्कुल ठीक रहेगा, हो सकता है कि 1:15 पे डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा अगर उसको 2 बजे जन्म लेना होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे मन का जो है ना अपने आप को एक तसल्ली देने का एक तरीका है। एक बिल्कुल बेसिक सिद्धांत ये है, हमारा जन्म तब ही होगा, चाहे आप कितना भी रीड कर लीजिए, कितने भी एडवांस्ड इक्विपमेंट ले आइए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, अगर मान लीजिए कि 1:15 पे किसी के कहने से जन्म हो गया तो उस व्यक्ति का जन्म 1:15 पे ही होना था। ये बात भी श्योर है, ऐसा नहीं कि 1:15 पे नहीं हो पाएगा। 1:15 पे अगर हो गया तो उस व्यक्ति को वही फल भोगने थे जो 1:15 पे उसकी कुंडली के हिसाब से बनने के हिसाब से उसको भुगतने हैं। एक सिंपल सा सिद्धांत है, हमारा जन्म तभी होगा जब ग्रह गोचर उस स्थिति में होंगे जब हमको जो फल वो भोगने हैं वो फल वो देने में जब सक्षम होंगे। तो पहले के टाइम पे तो इतना कोई जानता भी नहीं था, लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उस टाइम पर भी कुंडलियां नहीं देखकर भी काफी चीजें सेटल्ड होती थी। अभी वो चीजें क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा हमको लगता है, ठीक है, अब इतना मतलब ये तो आपको कोई इतिहासकार ही बता पाएगा, बट एस्ट्रोलॉजी 5000 साल से ज़्यादा पुराना विज्ञान है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे पूर्वज जो ऋषि महर्षि रहे हैं वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। अगर वो 5000 साल पहले ये बता सकते हैं कि सूर्य है, चंद्रमा है, शनि है, राहु है, केतु है, तो मैं नहीं मानता कि वो लोग इंटेलिजेंट नहीं थे। बाद में हो सकता है कि कुछ चीज़ ऐसी हमारे साथ घटित हुई हो जिसकी वजह से हमारा ज्ञान हमारे पास से चला गया हो या हम उतने सक्षम नहीं रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो बात है कि पहले लोग ऐसे नहीं थे, मैं इसको बिल्कुल डिनाई करता हूँ। जो पहले के लोगों ने खोज लिया वही ज्योतिष के सिद्धांत आज भी एप्लीकेबल हैं। जो पाराशर होरा शास्त्र में लिखे हुए हैं उन्हीं सिद्धांतों से ज्योतिष आज भी चलता है। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बात है जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में हम उस चीज को बिल्कुल भी डिनाई कर सकते हैं कि हाँ ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती? नहीं, मतलब मैं एक्चुअली आपका मतलब क्वेश्चन ऐसा कि जैसे हम शादी ब्याह के लिए कुंडलियां मिला लेते हैं, हम बिजनेस के लिए भी देख लेते हैं कि कौन से ग्रह सही हैं, कौन से ग्रह नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए हमारी एस्ट्रोलॉजी काम ही नहीं करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी लाइफ के हर इवेंट पे काम करेगी, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे रिलेशंस हो, चाहे बिजनेस हो, करियर हो। तो ऐसा तो मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा फील्ड हो सकता है जिस पे एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। ओके, तो जैसे पहले के टाइम पे मैं मेरे ही घर का एग्जांपल दे देती हूँ। मोस्टली मेरे मम्मी पापा के मुंह से मैंने सुना है पहले के जमाने में कौन सी कुंडलियां मैच होती थी, हमने तो बिना कुंडली के ही इतने साल निकाल दिए। तो वो कैसे चल रहा है? नहीं, एक्चुअली देखो ऐसा है, मैरिज चलना है नहीं चलना कुंडली मिलाने पे निर्भर नहीं है कि आपने कुंडली नहीं मिलाई तो शादी नहीं चलेगी। अगर आपकी शादी टूटी है तो उसके योग आपकी कुंडली में मौजूद होंगे, ये बात मैं आपसे कह सकता हूँ। मान लीजिए किसी ने शादी की और कुंडली नहीं मिलाई और शादियां चल रही है, बिल्कुल सही बात है, तो उनकी कुंडली में योग ही नहीं है विवाह विच्छेद के, तो कैसे होगा? सिर्फ कुंडली नहीं मिलाने से शादी टूट जाएगी ऐसी बात तो नहीं है ना। तो फिर जो शादियां आज के टाइम पे 40-40 साल पुरानी हो रही हैं, वो 40 साल बाद में टूट भी रही हैं, तो क्या उनका योग इतने टाइम तक वेट कर रहा था 40 जी साल का? बिल्कुल बिल्कुल, योग बिल्कुल उनका वेट कर रहा था, आप ही कह सकते हो। देखो एस्ट्रोलॉजी में योग अलग है और दशा अलग है। कौन सी दशा उस योग को देने में सक्षम है? जैसे मान लीजिए आपने किसी को कहा जी कि ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो वो जाके तो एक एज में ही बनेगा ना, बचपन से थोड़ी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाके बैठ जाएगा। तो योग तो उसका वेट कर ही रहा था ना, बट आपने ये देख लिया कि यार इसके जबरदस्त राजयोग है इसकी कुंडली में, लेकिन वो कौन सी दशा है जो उस योग को देने में सक्षम है? वो दशा 40 की एज में भी आप अलग अलग देशों के राष्ट्रपति उठा के देख लीजिए, कोई 35 की एज में भी बनता है, कोई 50 में भी बनता है, कोई 60 में भी बनता है, कोई 70 में भी राष्ट्रपति बनता है या प्रधानमंत्री बनता है। तो डेफिनेटली उनकी कुंडली में वो योग तो है, बट वो दशा जब आएगी तभी वो योग फलित होंगे। इसी तरह से आपने कहा कि भाई किसी की शादी अगर 40 साल चल गई तो बिल्कुल 40 साल बाद ही विवाह विच्छेद उनका दशा उनको दे रही थी। योग पहले से मौजूद थे जब से वो उन्होंने जन्म लिया है, बट वो दशा तब आई है 40 साल बाद। तो वो पहले अगर कुंडली मैच करवा रहे थे तो उस टाइम पे वो चीजें वहां पे दिखती नहीं है?
देखनी चाहिए, अगर नहीं देख पाए तो वो हो सकता है उन्होंने दिखाई नहीं हो, ओके। और अगर किसी ने देखा हो तो इतना आगे का नहीं देखा हो। क्या मेरी कुंडली में विवाह विच्छेद के योग हैं, कब हैं? तो ये दोनों बात पॉसिबल है कि उन्होंने इस तरह के कोई योग मौजूद होते हुए भी अपनी कुंडली में उनको नहीं चेक करवाया, तो बात। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि कुंडली में या फिर आप जो भी ग्रह नक्षत्र की बात कर रहे हैं, वो सब हमें बहुत आगे तक का भी उसमें देख सकते हैं हम? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। आप पूरी अपनी लाइफ को देख सकते हो। बट बात ये है कि आपको देखना तभी चाहिए जब आपको रियल में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, शादी या कोई ऐसी चीज़ जो आप परमानेंट एक कर रहे हैं, बहुत बड़ा डिसीजन है, उसमें आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। बाकी डे टू डे लाइफ में आपको एस्ट्रोलॉजी को इतना मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो गए हैं इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हैं कि ये नहीं पहनो, वो नहीं पहनो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, इस दिन वो मत करो, इस दिन वो मत करो। तो ये मेरे को नहीं लगता कि इसका इतना बड़ा हमको हमारी लाइफ में इतनी बड़ी इसको वो देनी चाहिए। बट ये ज़रूर है कि हाँ, कोई बहुत बड़ा अगर आपका डिसीजन है जो लाइफ चेंज कर सकता है, जैसे कोई व्यक्ति जॉब में है, वो उसको अच्छी जॉब में क्विट करके बिज़नेस में आना चाहता है, तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ा डिसीजन है। आप किसी से शादी कर रहे हो तो बहुत बड़ा डिसीजन है। बहुत समय से आप किसी हेल्थ इश्यू से परेशान हो तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो मैं ये मानता हूँ कि बड़े डिसीजंस में आपको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी को की सलाह लेनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी हमारी ताकत होनी चाहिए। आजकल ये क्या है, लोगों की कमज़ोरी हो गई है कि लोग हर चीज़ को जो है कि मतलब सुबह वो देखते हैं कि हाँ भाई अब ये कौन सा समय ठीक है, ये क्या। नहीं, ऐसा नहीं होता। ओवरऑल अगर आपकी दशा अच्छी है, आपका टाइम फ्रेम अच्छा है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका टाइम फ्रेम अच्छा नहीं है तो आप किसी भी समय कोई काम कर लीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे आपको मैं बता दूं, हिंदू धर्म में कोई भी शादी बिना मुहूर्त के नहीं होती है। ये तो आप मानते हैं, आपके हमारे घरों में भी, उसके बावजूद कई शादियां नहीं चल पाती हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ, अगर मैं ये कहूंगा कि अगर उनका समय खराब है, उस समय उनकी दशा खराब है, तो उनको वो चीज भुगतनी पड़ेगी, चाहे किसी भी समय पे उन्होंने करी हो। बहुत सारे अदर रिलीजन्स हैं भाई, जहाँ पे हमारी एस्ट्रोलॉजी को कंसिडर नहीं किया जाता, मुहूर्त को कंसिडर नहीं किया जाता, वो लोग दिन वार देख के शादियां कर लेते हैं, फिर भी उनकी शादियां चलती है। तो फिर क्या इसको हम ये मान ले कि उन्होंने अच्छे समय पे नहीं किया होगा? ठीक है, मेरा मतलब ये है कि अगर हम किसी भी समय पे काम करें, अगर हमारा कुंडली खराब है, दशा खराब है, हमको वो फल भुगतने हैं तो हमको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए इतना ज़्यादा हम एस्ट्रोलॉजी को जो हमने बिल्कुल उसमें हमारी लाइफ में घुसा लिया है, वैसा नहीं है। बट हाँ, बड़े डिसीजंस के लिए 101% आपको इसके लिए जानना चाहिए। सर, एक मेरे को ये भी पूछना था कि एस्ट्रोलॉजी और कर्मा दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं या दोनों डिफरेंट थिंग है? देखो, एक सिंपल सी बात है, कर्म का कोई विकल्प नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में बिल्कुल क्लियर कहा है कि कर्म प्रधान है, कर्म ही हम कर सकते हैं, उसके फल पे हमारा अधिकार नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि क्या हम एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को कर्म से रिप्लेस कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको कब क्या कर्म करना है ये हम जान सकते हैं ज्योतिष से। ज्योतिष आपको मार्गदर्शन देगा। ज्योतिष आपके मार्ग पे वो रोड लाइट है जो आपको रोशनी देता है कि यहाँ खड्डे हैं, यहाँ ऊंचा है, यहाँ नीचा है, यहाँ आपको संभल कर चलना है। मार्ग तो आपको ही तय करना पड़ेगा। मान लीजिए वो लाइट नहीं होगी तो भी आप पहुंचेंगे, लेकिन फिर आप गिरेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप थोड़ा सा आराम भी करेंगे। ज्योतिष आपको ये कहेगा कि भैया मैं आपको रोशनी दिखा देता हूँ, आप इस रोशनी में अगर आप चलेंगे तो आप स्मूथली चल पाएंगे अपनी लाइफ में, इसके हिसाब से चलेंगे। तो कर्म का तो कोई विकल्प है ही नहीं। कर्म में अगर ज्योतिष ऐड हो जाए तो हमको हमारे कर्म की सही दिशा मिल सकती है। इसमें ना काफी काफी लोग आजकल वो भी चल रहे हैं, जैसे कि स्टोन पायरेट्स हो गए, या मालाएं पहन लेते हैं, ये पहन लो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, ये पहन लो ये तुम्हें आगे चमका देगा, तुम्हें राजा बना देगा। तो ये जो चीजें हैं, ये कहाँ तक सही रहती देखिए, हैं? ऐसा है, आपको मेरे हाथ में तो कोई स्टोन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मुझे अगर ऐसा कोई फॉर्मूला मिल जाए जिससे मैं राजा बन सकता हूँ या मैं बहुत पैसे वाला बन सकता हूँ, अगर 1000 रुपए में आप धनयोग ब्रेसलेट बेच रहे हो और आप एक्सपेक्ट करते हो तो क्या आप अंबानी बन जाओगे? तो आप पहले ये तो देख लो कि अंबानी ने भी धनयोग ब्रेसलेट पहना है कि नहीं पहना है। क्या धनयोग ब्रेसलेट पहनने से आप अंबानी बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये सिर्फ और सिर्फ आदमी के लालच को, भय को और भ्रम को, इन 3 चीजों को हवा देने का काम आज की दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो इस नाम पे ठगते हैं।
क्योंकि व्यक्ति भी चाहता है, आदमी भी चाहता है कि मैं ठगा जाऊं। हम्म। बहुत बेवकूफ बनते हैं, उसके बावजूद वो फिर से जाते हैं। कोई उनको ट्रू गाइडेंस अगर दे कि साहब ऐसा है, आप इस हिसाब से अपनी प्लानिंग करना, वहां तक ठीक है। अगर कोई ये कह दे कि भैया मैं तेरे को राजा बना दूंगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति क्यों 1000 रुपए में स्टोन बेच रहा है? फिर वही राजा बन जाए भाई, उसको स्टोन वो 10-20 बहुत ब्रेसलेट पहन महंगे ले, भी, ऊपर से लेके नीचे तक पहन ले। बहुत महंगे भी आ रहे हैं स्टोन्स। जैसे कुछ अभी हुआ था थोड़े टाइम पहले, मुझे भी बोला गया था कि तुझे गुस्सा बहुत आता है, तो उस गुस्से को शांत करने के लिए तुझे ये स्टोन पहनना चाहिए। तो वो कैसे रिलेट कर गया? आपका गुस्सा एक स्टोन कैसे कम कर सकता है? नहीं देखिए, ऐसा है, स्टोन की अपनी एक एनर्जी हो सकती होगी, बट बात ये है, वो एक रिसर्च का विषय है, वो साइंस आपको बता सकता है कि क्या वास्तव में ये चीज काम करेगी या नहीं। बट बात ऐसा है कि आपकी कोई भी प्रवृत्ति आपको किसी ग्रह दशा की वजह से मिली है। किसी पोजीशन में आपका चंद्रमा बैठा होगा, पीड़ित होगा, किसी ऐसे ग्रह के साथ होगा, तो हो सकता है आपको गुस्सा आता होगा, या आपके लगन पे या चंद्रमा पे कोई ऐसे ग्रहों का प्रभाव होगा, तो आ सकता है। लेकिन वो स्थिति को आप इतनी जल्दी नहीं बदल सकते हैं। हमारी प्रकृति जन्म जन्मांतर से हम अर्जित करके आते हैं। जैसी भी आज हमारी प्रवृत्ति है, उसको बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा, बाहर नहीं, बाहर से नहीं बदल पाओगे आप अपने आप। अगर आप किसी को भी ये लगता है कि भाई मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो मैं ये कहूंगा कि आप 500 रुपए या 5 लाख रुपए का सिर्फ स्टोन पहन के नहीं बदल पाओगे। आप अपने आप को बदलो, बैठो, सालों तक आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना पड़ेगा, गुस्से को देखना पड़ेगा कि मुझे अब गुस्सा आ रहा है, गुस्से और आपके बीच में दूरी बनानी पड़ेगी। आप तब जाके आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। इतना इजी नहीं है कि आप अपनी प्रकृति को एक स्टोन पहन के बदल दें। बात ये है। तो सर आज के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी को आप एक तरीके से, ब्लैक मैजिक और एस्ट्रोलॉजी दोनों में डिफरेंस जो है वो क्लियरली कैसे अपने शब्दों में समझाएंगे? देखो, आप एक्चुअली ऐसी बात कर रहे हो जो दिन और रात को कंपैरिजन करने वाली बात। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली उजाला है। एस्ट्रोलॉजी तो वो प्रकाश है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हम क्या हैं। ब्लैक मैजिक एक्चुअली देखो, मैंने उसका अध्ययन नहीं किया, मुझे नहीं पता वो होता है नहीं होता है, वो तंत्र में आता है या किसी और चीज में आता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और ब्लैक मैजिक का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। और जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी जिसको आ गई है, जो उसको समझ गया, वो व्यक्ति इन सब चीजों में विश्वास करना बिल्कुल बंद कर देता है। और दूसरी बात यह है, अगर वो सच भी होगा ब्लैक मैजिक, तो आपको तब ही लगेगा जब आपकी दशा खराब होगी। अगर आपको वो फल नहीं भोगने हैं, आपकी दशा वो फल नहीं दे रही है, तो आपको कोई ब्लैक मैजिक हिट नहीं कर सकता, कोई नजर हिट नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं हो सकता आपके साथ गलत, अगर आपकी कुंडली आपको अच्छे फल दे रही है, क्योंकि वो भगवान का आदेश है। एस्ट्रोलॉजर वो फल आपको नहीं दे रहा है, एस्ट्रोलॉजर केवल वो फल आपको समझा रहा है। एस्ट्रोलॉजी भी वो फल आपको केवल समझा रही है। भगवान के आदेश को कोई नहीं बदल सकता, अच्छा या बुरा वो हमको भुगतना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए ब्लैक मैजिक हो भी गया किसी पे, अगर वो सच होता है, तो उस पर्सन की डेफिनेटली कुंडली भी या दशा भी उस समय उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसके साथ वैसा कुछ होना था, इसीलिए हुआ है। जैसे आप सिंपल सी बात देखिए ना, एक गाड़ी में 5 लोग हैं, 4 मर जाते हैं, फिर 1 बच जाता है, उसको कुछ भी नहीं होता है। कई बार तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स आएंगे। इवन मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी हमारा जो एक अहमदाबाद में बहुत बड़ा जो प्लेन क्रैश का जो हादसा हुआ था, उसमें आप देखिए कितने 250 से ऊपर लोग मर गए, सिर्फ एक व्यक्ति था जो जिंदा बच के बाहर चलते हुए आ गया। तो आप इसको ऐसा समझिए कि अगर आपकी कुंडली आपको अच्छा फल दे रही है, तो वो अच्छा फल ही देगी, चाहे आप किसी भी बुरी सिचुएशन में। मार्केट, जैसे आप शेयर मार्केट को ले लीजिए, आज की डेट में हो रहा है कि लगातार मार्केट जो है वो टूट रहा है। ठीक है, तो क्या ऐसा है कि अब अखबार या टीवी पे ऐसे हेडलाइन आती है कि आज इन्वेस्टर्स के 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए, आज 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए, बट वो 10 लाख करोड़ डूब के गए कहाँ? वो किसी की जेब में तो गए ना भाई। मार्केट, सीधी सी बात ये है कि ये चीज था, इसकी वैल्यू गिर गई है, ठीक है, तो किसी ने इसको ज्यादा वैल्यू पे बेच चुका था वो व्यक्ति, अब उसने खरीद लिया है कम वैल्यू पे गिर के। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि वो हमेशा सबके लिए खराब हो जाए। एक व्यक्ति के लिए वो अच्छी होगी, एक व्यक्ति के लिए बुरी भी बुरी होगी।
अब बात ये आती है कि उसकी कुंडली में अगर उसको बुरा फल भोगना है तो उस समय बुरा फल भोगेगा, उसकी दशा उसको दे रही है, अगर नहीं भोगना है तो फिर नहीं भोगेगा। तो ब्लैक मैजिक जो है इससे मतलब ऐसा कुछ होता है ये मैं नहीं कह सकता, बट ये तभी होगा जब आपके ऐसे योग होंगे, ऐसा होना होगा तभी आपके साथ होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ब्लैक मैजिक और नजर दोनों अलग अलग हैं आई गेस। वो एक्चुअली ब्लैक मैजिक का सब्जेक्ट है, तो मैं आपको तो सोशल नजर मीडिया तो रियल होती है या वो भी नहीं, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई टर्म नहीं है कि भाई हम्म। नजर जैसा कुछ होता होगा। हम्म। तो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ ये सब कुछ अपने माइंडसेट का ही खेल है। हाँ, बहुत सारी चीजें आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है, बहुत सारी। और इसका तो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे सामने भगवत गीता है ही है। जब अर्जुन कुछ देर पहले युद्ध करने आ गया, फिर अचानक डिप्रेस होके बैठ गया, फिर भगवान ने जब उसकी साइकोलॉजी को ठीक किया तब वो खड़ा हो गया वापस युद्ध करने के लिए। तो उतनी देर में कौन सी ग्रह दशा ऐसी थी जो बदल गई? तो क्या ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें हमारे माइंड पे भी डिपेंड करती है? हमारे माइंड सेट पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है डेफिनेटली। तो वो अगर हम ठीक ठीक रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे, सब ठीक है, तो डेफिनेटली उसका हमको पॉजिटिव इफेक्ट हमारी लाइफ में देखने को मिलेगा। सर भगवत गीता को मानते हैं आप? बिल्कुल, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि आपको नहीं मानना चाहिए। तो उसमें ये भी सच है जो मैंने खुद ने भी काफी देखा है, यूज करके भी देखी है ये चीजें, कि आप रैंडमली कोई भी मन में सवाल रख रहे हो, कोई भी चीज को लेके परेशान हो और रैंडमली आप कोई भी पेज खोल रहे हो तो आपको वहां पे वो सोल्यूशन मिलता है। देखो, रैंडम का तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं कम से कम पिछले 7-8 साल से कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी हो। तो मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि उसको पढ़ने के बाद आपको लाइफ में इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि मतलब आपके लगभग आपको सारे ही सवालों के जवाब उसमें मिलेंगे। हमारे जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, जितने तरह के ग्रंथ हैं, सबका एक क्रैश कोर्स है भगवत गीता, जो हमारे लिए भगवान ने दे दिया कि हम अगर उतना भी पढ़ लें कलयुग में, तो भी हम हमारे जीवन को धर्म के हिसाब से और कर्म के हिसाब से चला सकते हैं। तो जैसे सर अपन माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो माइंडसेट का एक अपन एग्जांपल उसमें भी ले सकते हैं, जैसे पायराइट्स वगैरह हो गए या लोग स्टोन ज़्यादा पहनते हैं, तो उसके अंदर भी वो एक तरीके से बेसिकली आपका डर है जो वो आपको ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो भी एक माइंडसेट है, जैसे हमने 3 इडियट में भी देखा था वो। एक्चुअली देखिए, माइंडसेट ही है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि लोगों का माइंडसेट एक्चुअली ऐसा हो चुका है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आने के बाद से, क्योंकि इतने तरह के फेक क्लेम्स और इतने तरह की चीज़ें आती हैं कि व्यक्ति का माइंडसेट बार बार उन चीज़ों को देख के बदल जाता है ना, ये नेचुरल है। लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक लाइन बोलना चाहूँगा जो पूरी एस्ट्रोलॉजी को डिफाइन करती है, और वो लाइन ये है कि आप कर्म को सॉरी आप काल को केवल पढ़ सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। कोई भी ऐसा, उसको बदलना सिर्फ भगवान ठाकुर जी के हाथ में है, कोई एस्ट्रोलॉजर उसको नहीं बदल पाएगा। तो फिर क्या यूज रहा एस्ट्रोलॉजी का? ये यूज रहा कि आप उस समय को या उस पर्टिकुलर परिस्थिति को जान के उसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का दुर्घटना होने का योग है, तो आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले लीजिए, आप गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए, ये आप कर सकते हैं ताकि दुर्घटना हो तो थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई डिवाइडर कूद के ही आपकी गाड़ी के ऊपर आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे भी तो एग्जाम्पल्स मिलते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो, कुछ नहीं मतलब लगभग सारी चीजें ऐसी होती है जो घटित होनी है वो होके रहेगी। आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो ज्योतिषी है उससे हमें काफ़ी चीज़ों का आभास भी हो जाता है, क्या होने वाला है, क्या हम रोक सकते हैं? बिल्कुल, इसीलिए ज्योतिष है ना, इसका उपयोग यही है कि मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ कि जैसे हम गूगल मैप लगाते हैं किसी लोकेशन के लिए, तो गूगल मैप आपको शॉर्टेस्ट वे बता देता है जहाँ ट्रैफिक कम है, बट वो आपके रास्ते को ना तो वो आपकी मंजिल को आपके घर तक ला सकता है, ना वो किसी गाड़ी को उसके घर से निकलने से रोकेगा कि भाई आपके लिए ट्रैफिक कम हो जाए। अब लोग ज्योतिष से इसी तरह की उम्मीद करते हैं, ज्योतिषी से भी ऐसी उम्मीद करते हैं, और ऐसे लोग फिर लोगों को ठगे भी जाते हैं। भाई आप समझे ना, मार्केट में डिमांड है अगर उस चीज की, तो उसको सप्लाई देने वाला भी तो कोई मिलेगा ना। तो जब तक आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई मेरा किस्मत बदल देगा, कोई सब कुछ बदल देगा मेरी लाइफ में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जब जब आप एक्सपेक्ट करेंगे तब तब आपको ऐसे व्यक्ति मिल भी जाएंगे जिनकी वजह से फिर ज्योतिष बदनाम होगा। तो सर आप जब बोल रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही हैं
और इनको हम पता कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली हमारे एक संत थे, उन्होंने ये चीज बोली थी कि राम जी का वनवास जो था वो उनकी कुंडली में था ही नहीं, उसके बावजूद उनको वनवास पे जाना पड़ा। तो सर उस टाइम पे क्या महर्षि ऋषि मुनि जो थे उन्होंने उनकी कुंडलियां चेक नहीं की? उन्होंने देखा नहीं कि उनके वनवास है या नहीं है, क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है? देखिए ऐसा है, ये ज्योतिष के बाहर की बात है। हम्म, आप भगवत गीता जब पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, भगवान ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, मैं निरंतर कर्म में लीन रहता हुआ भी कर्म फल से बंधा हुआ नहीं हूं। पहली बात। दूसरी बात, मैं अपनी योग माया से प्रकृति को अधीन करके जन्म लेता हूं, अवतरित होता हूं। भगवान प्रकृति के बाहर हैं, प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति के अधीन इंसान है। इसलिए भगवान की कुंडली बनाना, विष्णु के अवतारों की कुंडलियां देखना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूं। आप और हम एक नॉर्मल इंसान हैं, हम प्रकृति के अधीन हैं, हम हमारे कर्मों को और उसके फलों को भुगतने के लिए विवश हैं। लेकिन ईश्वर के जो अवतार हैं वो प्रकृति से बंधे हुए, प्रकृति के अधीन नहीं है, और किसी तरह का जब कर्म फल उनको बांधेगा ही नहीं तो उनका ना कोई संचित कर्म होगा ना कोई संचित फल होगा। जब संचित फल नहीं होगा तो आप उनकी कुंडली कैसे बनाएंगे? भाई ज्योतिष का तो पूरा बेस ही है ना कि आप कुछ ऐसे कर्म करके आए जिसके फल अभी तक आपने भुगते नहीं है, उसके फल आपको भुगतने हैं इस जन्म में। उसको जो देखना है वो आपकी कुंडली के माध्यम से देखा जाता तो है। आप ये कहना चाह रहे हो कि वो राम जब की कर्म कुंडली फल बनी नहीं? बन नहीं, ऐसा नहीं है, बनी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इस तरह की बातें भगवान के अवतारों के संदर्भ में करना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान स्पष्ट भगवत गीता में कह चुके हैं कि मैं प्रकृति को अधीन करके अवतरित होता हूं, प्रकृति के अधीन नहीं हूं मैं। जब वो प्रकृति को अधीन करके अवतरित हो रहे हैं तो कौन से उनके कर्म ऐसे होंगे जिनका मतलब कौन से ऐसे फल होंगे जो उनको बांध सकते हैं? दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं भी कर्म में रत रहता हूं, फिर भी कर्म फल मुझे नहीं बांधते। ठीक है, तो जब उनको कर्म फल ही नहीं बांधेंगे तो ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का उनके ऊपर आप प्रयोग करेंगे कैसे? उनकी कुंडली का प्रिडिक्शन करेंगे कैसे? वो तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ना। तो फिर तो सबको पता भी चल गया होगा उनके पैदा होने के बाद में कि ये तो भगवान है। नहीं, मतलब वो उस समय की बात है, वो मैं नहीं कह सकता आपसे कि पता चला होगा कि नहीं। बट हाँ, सनातन ने विष्णु के 2 अवतार मेन हम मानते हैं, बाकी तो 10 अवतार हैं भगवान के, बट राम और कृष्ण को हम मानते हैं जो हमारे बीच रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं। तो सर इसी पे मैं पूछना चाहूंगी कि साढ़े साती के बारे में क्या है, लोगों को कैसे अवेयर रहना चाहिए उस चीज को लेके? देखिए क्या है, साढ़े साती वैसे कुछ नहीं है, केवल एक गोचर है। गोचर हम कैसे मानते हैं? जिस राशि में हमारा चंद्रमा है हमारी जन्म कुंडली में, उससे 12वें भाव में जब शनि आएंगे, जैसे मान लीजिए चंद्रमा मेष राशि में है, जब शनि मीन राशि में आएंगे तो हम मानते हैं कि उस पर्सन की साढ़े साती शुरू हो गई है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल ही रुकेंगे, 12 ही राशियां हैं, तो 12 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 साल बाद शनि फिर से मीन राशि में आ जाएंगे। एक व्यक्ति का लाइफ स्पेन 30 से ज्यादा ही होता है इन जनरल, तो उस व्यक्ति की मतलब आप ये मान सकते हैं कि एक व्यक्ति की 3 साढ़े साती मिनिमम आ जाती है उसके जीवन काल में, अगर वो एक ठीक ठाक लाइफ स्पेन जी के गया है तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 3 बार तो उसके जीवन में साढ़े साती आनी है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चंद्रमा से जैसे 12वें भाव में शनि आए वैसे साढ़े साती बनना शुरू हो गई। ठीक है, अब इसका इतना लोगों ने इतना डर फैला दिया है, जो कि एक कंटिन्यूअस और रेगुलर प्रोसेस है, कि लोगों को इतना डरा दिया जाता है उसके नाम पे कि पता नहीं साढ़े साती है तो क्या हो जाएगा ऐसा। देखिए, साढ़े साती अलग चीज है, वो गोचर है। आपकी कुंडली में उस समय दशा क्या चल रही है मैटर वो करेगा। लेकिन फिर साढ़े साती को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है? ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब चंद्रमा से 12वें भाव में शनि हो, चंद्रमा के ऊपर हो और चंद्रमा से अगले भाव में हो, तो ये 7 साल 7.5 साल व्यक्ति के लिए दुख देने वाले, ऐसा लिखा हुआ है कि दुख देने वाले हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दुख देने वाले अब ये ज्योतिष के सिद्धांत है कि भाई ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको उसका एक्चुअल बात जो है आप पूछना चाह रहे हो वो समझाता हूँ कि साढ़े साती एक्चुअली क्या है। ये तो मैंने समझा दिया कि वो गोचर है। अब उस समय आपकी कुंडली में क्या दशा चल रही है, फल आपको वो मिलेंगे। गोचर आपने किससे देखा है? चंद्रमा से। ठीक है, चंद्रमा किसका कारक है जन्म कुंडली में? ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक है।
ठीक है, आपका जो मन है, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है तो व्यक्ति का मन भी तो ऐसा ही है ना। और चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग है। जब शनि 2.5 साल में एक राशि पूरी करते हैं, चंद्रमा 2.5 दिन में राशि पूरी कर देता है। मतलब 1 महीने में चंद्रमा आपकी कुंडली के पूरा चक्कर लगा देगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसीलिए उसको मन से जोड़ा गया है, क्योंकि हमारा मन भी इसी तरह से है, एक जगह नहीं रुकता ना, फटाफट फटाफट बदलता रहता है। ठीक है, अब बात यह है कि चंद्रमा को आपने मन से 7.5 चंद्रमा से आपने देखी, शनि और चंद्रमा की पोजीशन, तो ये मन से कनेक्ट हुई। बात यह है कि जो फल आएंगे ना, वो आपके मन को उतना अच्छा नहीं लगेंगे, बस इतनी सी बात है। फल तो दशा ही देगी, फल 7.5 नहीं देगी। 7.5 केवल आपके मन पे एक छाप है कि आपको उस समय कैसा महसूस हो रहा है, बस। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी चीज में 100% की उम्मीद थी और 95 भी आ गए, तो आपने देखा नहीं है कि कई लोग 95 लेके भी मतलब दुखी रहते हैं, खुश नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि फल आपकी योग और आपकी दशा वो चीज देगी, और 7.5 केवल आपके मन पे उसका इम्पैक्ट है। अब लेकिन यहाँ पे एक जो एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ, जितनी कुंडलियां मैंने देखी है, कि 10 में से 8 या 7 कुंडली से आपको 7.5 तब ही देखने को मिलेगी जब व्यक्ति की दशा भी खराब होगी। मतलब कुछ ऐसा कोरिलेशन है आपके कर्मों में और फल में, आपके फल में और ग्रह दशाओं में, कि इन जनरल 7.5 उस समय आती है जब आपको मन से भी पीड़ित होना पड़ता है, जब आपको इमोशनली भी पीड़ित होना पड़ता है। तो 7.5 मीन्स क्या, मतलब 7.5 7.5 साल हुए जो चंद्रमा से 12वें भाव में शनि आएगा और चंद्रमा की वाली राशि में आएगा और चंद्रमा से अगले भाव में जाएगा, बस ये 7.5 साल है। ये एक्चुअली हमेशा होता रहेगा भाई। शनि तो हर कहीं ना कहीं घूम ही रहे हैं ना, उनका तो काम है घूमना। कुंडली तो आप एक बार लेके जो पैदा हो चुके हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी दशाओं का पैटर्न फिक्स हो चुका है कि इस समय इस डेट से इस डेट तक आपकी ये दशा चलेगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि फल आपको दशा देती है, गोचर नहीं देता है। गोचर केवल उस फल में सपोर्ट करता है। आपको कई ऐसे अच्छे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे जिन्होंने 7.5 में बहुत बड़े बड़े पोस्ट, बहुत बड़े बड़े जॉब्स, बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज उन्होंने हासिल की है। तो ऐसा नहीं कि 7.5 हमेशा खराब फल देती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, चंद्रमा के ऊपर शनि चल रहे हैं, आपके मन के ऊपर शनि चल रहे हैं। ठीक है, हर प्लेनेट का अपना एक स्वभाव है। जैसे चंद्रमा का स्वभाव है फास्ट मूविंग, घटना बढ़ना, इसलिए हमने उसको मन से जोड़ दी। शनि का स्वभाव है वैराग। ठीक है, क्योंकि शनि को आप अगर एक्चुअली ब्रह्मांड में भी देखेंगे तो शनि हमारे सौर मंडल में सबसे ऊपर है, सबसे लास्ट में। शनि की दृष्टि में सब कुछ है। ठीक है ना, इसलिए लोग ऐसा कहते हैं कि शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि उनकी दृष्टि में सब आ गया है। ठीक है, अब जब शनि सबसे आखिर में है तो वो क्या करते हैं कि वो मतलब एक तरह से आपको दुनिया से डिटैच कर देते हैं। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि 10 आदमी एक रूम में बैठे हैं, फिर भी आपके साथ हमेशा मतलब आप इस तरह से फील करते हैं कि आप अपने आप को डिटैच फील करते हैं। घर में रहते हुए भी आप अपने आप को अलोन, आपको चाहिए मी टाइम। ठीक है, आपको चाहिए एकांत। उस समय जनरली ऐसा हो सकता है कि आपके कोई बहुत ज्यादा प्रिय जो आपका व्यक्ति हो वो किसी कारणवश आपसे दूर चला जाए, जैसे वो दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाए, आप अकेले रह जाओगे इन जनरल। मतलब और अकेले नहीं भी रहोगे तो मन से आप जो है ना अंदर से कटे कटे रहोगे सबसे। वो समय है आप अपने आप को जानते हो। वो समय है जब आपको पहली बार ऐसा लगता है कि यार इस दुनिया को भगवान चलाते हैं। वो समय है जब शनि आपको दिखाते हैं कि ये दुनिया, जैसा अच्छे समय में व्यक्ति को बहुत अहंकार हो जाता है, बहुत चीजें, वो आपको ये बताएंगे कि भाई दुनिया एक सिस्टम से चल रही है, दुनिया को चलाने वाला कोई और है, आप भगवान नहीं है। उस समय पे आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है कि आपके मन मुताबिक आपको चीजें नहीं मिलती है। लेकिन आप सिर्फ ये कहो कि 7.5 से बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर दशा पॉजिटिव है तो बहुत सारे लोगों को 7.5 में अच्छे परिणाम भी मिले हैं, बट अंदर से अगर आप उनके मन में जाके पूछोगे तो हो सकता है कि वो ये कह दे कि नहीं, मेरा इससे भी ज्यादा का एक्सपेक्टेशन था। लाइक 7.5 में कोई आरएएस बन गया और उसको एक्सपेक्टेशन था कि मैं तो आईएएस बनूंगा। एक्सपेक्टेशंस तो कभी या आईएएस में मुझे ये कैडर मिलना चाहिए था और मुझे तो यही कैडर मिल पाया। आपके लिए तो वो अभी भी बहुत बड़ा हो गया ना दुनिया में, तो भाई इतनी बड़ी बात है कि वो, पर वो ही कहेगा नहीं मुझे तो वो चीज मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। बस इतना ही है 7.5 का। इसलिए इससे कोई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में 4 बार आएगी, 3 बार आएगी। तो इसके अंदर जो इंट्रोवर्ट
पर्सन होते हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हो कि इंट्रोवर्ट नहीं, आप देखो इंट्रोवर्ट का मतलब तो है कि चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया जब आपने बर्थ लिया था, ठीक है, तो आप इंट्रोवर्ट हो गए हैं, वो तो एक आपकी प्रकृति हो गई। उन 7.5 सालों में अगर आपका चंद्रमा ठीक भी है, अच्छी पोजीशन में भी है, तो टेम्पररीली आप इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। टेम्पररीली आपको किताबें पढ़ना, आपको अपने साथ समय बिताना, आपको अकेले घूमना, वो चीजें आपको ज्यादा अच्छी लग जाएगी। आपको मेडिटेट करना, अपने आप को जानना, वो चीजें आपको उस समय ज्यादा अच्छी तरह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होगे। तो आप ये कह सकते हो कि इंट्रोवर्ट टेम्पररीली हो जाओगे। परमानेंट का मैं नहीं कहूंगा कि 7.5 की वजह से, क्योंकि परमानेंट तो आपकी जन्म कुंडली का चंद्रमा डिसाइड करेगा कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट। और सर जैसे बहुत बार सुना जाता है पितृदोष के बारे में, तो पितृदोष हमारी एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेट करता है? क्या चीजें होती हैं जो उससे इफेक्ट करती हैं? देखो ऐसा है कि पितृदोष को लोग बेसिकली बहुत गलत तरह से लेते हैं, ठीक है। मतलब उनको ऐसा कुछ लगता है कि भाई कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें हैं या अदृश्य ऐसी शक्तियां हैं जो इन चीजों को इम्पैक्ट, हमारे कर्मों को हमारे फलों को इम्पैक्ट कर रही है, हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है। पितृदोष का मेरी दृष्टि में सिंपल सा मतलब है, देखिए जब आप बच्चे थे तो आपके माँ बाप ने आपकी देखभाल की, आपको बड़ा किया, सब चीज आपके लिए अवेलेबल कराई। एक समय जब ऐसा आएगा जब वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो अपने काम खुद कर पाए, वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये पितृदोष का मतलब केवल माता पिता के लिए नहीं है, दादा दादी भी इसमें इंक्लूड हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं या वैसे भी नहीं है तो चाचा चाची सब इसमें इंक्लूड है। मतलब जो आपके पिता या माता के समान है वो सब इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो पितृदोष में आपने किसी बर्थ में जब उनकी सेवा करनी थी, जब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट थे, तब आपने उनकी सेवा नहीं की, ठीक है। तो इस बर्थ में आपको ऐसी परिस्थितियां मिलेगी उनकी वजह से कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाओगे, कि आप अपने मन मुताबिक चीजें नहीं कर पाओगे, जो आपको अचीव करना था वो आप नहीं कर पाओगे। लाइक आपकी माताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लग जाएगी, आपके घर का एनवायरनमेंट, माँ बाप या परिवार में आपस में आप में झगड़े होने लग जाएंगे, मतलब आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आपका माइंडसेट जो है ना वो ठीक नहीं रह पाएगा, क्योंकि पारिवारिक समस्याएं आपके साथ परिवार पे भी चलती रहेंगी, इफेक्ट डालेगा ना, सिर्फ आपके ऊपर सिंगल नहीं डालता, वो आपकी लाइबिलिटी हो गई ना एक तरह से। तो कहने का मतलब है कि आपको जैसे मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट करना है अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार मेरे पीछे ये है, अब इनका कौन ध्यान रखेगा। नहीं, मेरा कहने का वो है कि जैसे आप बोल रहे हो फाइनेंशियल का, किसी भी तरह से हो सकता है, वो जरूरी नहीं फाइनेंशियल। आप अपने करियर ऑप्शंस नहीं चूज कर पाएंगे अपने हिसाब से, हो सकता है कि उसमें उनका इम्पैक्ट ज्यादा रहे, उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत हो तो आप नहीं जा पाएंगे, घर में लड़ाइयां भी खूब घर में लड़ाई झगड़े होंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि आपने पहले अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो अब आपको उसके परिणाम भुगतने। यही तो ज्योतिष है। ये ऋणानुबंधन, इसका एक टर्म है ज्योतिष में जिसको हम ऋणानुबंधन कहते हैं। डेट हो गया आपका, वो आपकी संतान के लिए हो सकता है, आपकी संतान का आपके लिए हो सकता है, आपकी पत्नी के लिए आपका हो सकता है, कोई भी आपके भाई के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो जब पिता तुल्य या माता तुल्य व्यक्ति की वजह से जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग जाएं, तब उसको मैं कहता हूं कि वो पितृदोष है। अब उसकी रेमेडी क्या हो सकती है? हाँ, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? उसको अगर आप ऐसा सोचेंगे कि भाई मैं कुछ कर दूं और उससे ठीक हो जाए, मैं फिर कहता हूं कि ऐसे आप अपनी कर्म फलों को नहीं मिटिगेट कर सकते हो। अब उसका यही सॉल्यूशन है कि अब आपने जो पहले नहीं किया, सीधी बात है ना कि मैं आपका पैसा पहले नहीं चुकाया तो अब चुका दो, बस यही सॉल्यूशन है, कोई और दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इसका ये भी तो नहीं है ना कि आपने 100 साल किसी को परेशान किया तो आप 10 दिन उनकी सेवा करोगे तो वो चीज कवर अप हो जाएगी। पर ठीक है भाई, अगर मैं आपसे 100 रुपए लेके गया और आपसे ये कह रहा हूँ कि 100 रुपए नहीं है, उसके बजाय मैं आपसे बोलूँ कि मैं अभी 20 ही दे सकता हूँ, तो आप 20 तो ले ही लेना चाहोगे ना मेरे से, या आप ये कहोगे नहीं तो मैं तो 20 भी नहीं लूंगी। वैसे ही आपने जितना चुका सकते हो चुका तो इस बर्थ में, फिर ठाकुर जी देखेंगे अगले बर्थ में आपको कैसी पोजीशन। मैं तो यही बोलूंगी, मैं तो 20 नहीं लूंगी भाई, 100 दिए थे तो 100 ही दो। बट वो ये कह रहा है ना कि 80 बाकी हैं, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं 20 ही दूंगा, वो ये कह रहा है कि मैं 80 भी दूंगा, बट अभी नहीं दे सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई इस बर्थ में मैंने 10 दिन ही सेवा की,
तो ठीक है, बाकी के बचे हुए दिन आपको अगले तो बर्थ बाकी में के करना है। 80 रुपए के लिए मुझे 100 साल और वेट करना पड़ेगा। दोबारा जन्म इसीलिए तो लेता है व्यक्ति, जब उसके कर्मों के फल खत्म हो जाएंगे तो फिर वो जन्म ही क्यों लेगा। तो ये जो इसीलिए तो हम भगवान को अवतारित कहते हैं और व्यक्ति का जन्म होता है। वो बोलते हैं ना कि कौन सी 84,000 योनियों के बाद में जन्म होता है देखो मनुष्य के वो रूप में। शास्त्रों का वो अलग हम्म। विषय है, मैं उस पे तो आपसे मतलब इतना कुछ करना पड़ेगा, इतना स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी। मैं एक चीज जानता हूं, अगर आपके कर्म फल बाकी हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे, वो आपको भुगतने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। आपका जन्म तभी ही होगा जब ग्रह दशाएं उन फलों से मैच करेगी। हम्म। एक सिंपल सी बात ये है। तो अपन पितृदोष के बारे में बात कर रहे थे सर। उन पितृदोष पे अक्सर मैंने गाँवों में देखा, जब मैं फील्ड पे विजिट पे होती थी तो मैंने ये देखा है कि वहां पे पितृदोष को अलग तरीके से लेते हैं। उनका कहने का एक तरीका होता है, या फिर मैंने देखे भी हैं ऐसे बहुत सारे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने भूत देख लिए, मैंने कुछ ऐसा देख लिया, मैं वो नहीं बोलूंगी, लेकिन जो वहां पे इंसिडेंट्स मैंने देखे वो ये देखे कि वो उनको बोलते हैं, जैसे अर्ली एज में किसी का हो गया, डेथ हो गया है, तो बोलते हैं कि वो पितृ बन गया है। अब वो उनके लिए पता नहीं मटकी रखते हैं घर के अंदर, उसको पूजते हैं, भगवान की तरीके से ही पूजते हैं। उनके प्रॉपर तरीके से खाना आता है, कपड़े आते हैं, घर में कुछ भी पहला काम होता है तो उनके साथ में होता है। तो ये पितृ दोष अलग है, ये पितृ अलग है, मतलब समझ नहीं पा रही हूँ मैं ये दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो बेसिकली मेरा जो कहना है वो तो पितृदोष वही है जो आप जो आप हम्म। पूछना चाह रहे हैं या जो आप जिसका डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि एक्चुअल में ज्योतिष के हिसाब से पितृदोष ये है। बाकी अगर आपकी आस्था है कि भाई आप अपने पूर्वजों के लिए या कोई आपके फैमिली मेंबर था साथ में था, उनके लिए आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दो पर राय वो नहीं तो है। इतना एक्सट्रीम हो जाता है ना कि घर के किसी मेंबर के अंदर भी वो आके वो दिखाने लग जाते हैं कि मेरे अंदर वो आ गया, मेरे अंदर वो आ गया, बोलता देखो नहीं है। 99.99% केस में फर्जी होता है। अच्छा। हाँ, अब बाकी मुझे नहीं पता कि भाई ये कितना रियल है कितना नहीं है। ये बेसिकली साइंस का मुद्दा है कि वो उसको चेक करे कि भाई इसको कोई मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या एक्चुअल में इसके अंदर ये सब चीजें आती है या ऐसा होता है। तो ये मतलब मैं इस पे इसलिए कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ कि मुझे ये पता नहीं है कि ऐसा क्या होता है या नहीं होता है। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि पितृदोष का इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या होता है। ये होता है कि आप अपने पितरों की वजह से या अपने परिवार की वजह से ग्रोथ नहीं कर पाओगे। उनके साथ इतनी समस्याएं आएंगी कि आप कर ही नहीं पाएंगे। भाई जैसे आप समझिए ना कि अगर कोई किसी की माता जी के हार्ट अटैक आ गया तो वो व्यक्ति उस समय ग्रोथ करेगा या पहले उनके पास जाएगा। अपना काम छोड़ के जाना पड़ेगा ना। तो वैसी बात है, वो रेगुलर चलता है। पितृदोष का मतलब ये कि इस तरह की चीजें रेगुलर चलती है। आज ये प्रॉब्लम आ गई, आज वो प्रॉब्लम आ गई, कल वो प्रॉब्लम आ गई, ये सब चलता रहता है परिवार। तो आप ये कह सकते हो कि इस व्यक्ति के वो पितृदोष है, बट उसको यही है कि अब उसको लड़ना पड़ेगा, उसको जूझना पड़ेगा, उसको वो सारी चीजें उतारनी पड़ेगी जो कर्जा चढ़ाया हुआ है उसने, क्योंकि उसने अपनी सेवा तो करवा ली बट उसने बदले में की नहीं, अब करनी पड़ेगी। अब उसको कोई ये समझा दे कि भैया ये आपके साथ लाइफ टाइम चलेगा, आपको इसके साथ में चीजों को मैनेज करना है। उसको क्या लगता है कि मैंने कुछ कर लिया अब ये चीज रिमूव हो गई, लेकिन वो चीजें फिर पलट के आ जाती। किसी घर में कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो लाइफ टाइम उन चीजों को फिर भुगतता ही रहता है। लगता कहाँ है, लोगों को पता ही नहीं होता है एक्चुअल में हमारे साथ में ये सब कुछ हो क्यों रहा है। तो अगर नहीं पता है तो आपके साथ कोई सिचुएशन आ रही है तो आप धर्म के हिसाब से आचरण कर लो, बस बात खत्म। उसके लिए ज्योतिष की आपको जरूरत नहीं है। और वो जरूरी धर्म नहीं, के हिसाब से क्या आचरण धर्म है? के हिसाब से ये कि अगर माता पिता हैं तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, यही धर्म है। पर उसमें ज्योतिष का कोई हर रोल सिक्के नहीं के है। दो पहलू होते हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि ठीक है हमने तो हमारा कर्म कर दिया, एक संतान होने के नाते आप अपना फर्ज निभा रहे हो, लेकिन माँ बाप भी तो है ना। अगर वो नहीं कर रहे हैं, अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं, तो क्या उनका परिणाम उनको भी मिलेगा, इसका परिणाम? देखो बिल्कुल ऐसा आपने देखा नहीं है कि कोई बच्चा पैदा होते ही इतनी बीमारियों से ग्रसित होता है कि माँ बाप उनको लेके जो है कि घूमते रहते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, और किसी का बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है। तो क्या कारण है फिर इसका? ज्योतिष इसका कारण दे तो रहा है, ऋणानुबंधन। ज्योतिष बता रहा है ना कि आपका ऋण है। अब आपका ऋण आपकी संतान के लिए आ गया। अगर आपने संतान को लेकर अपने ड्यूटीज पूरी नहीं की तो संतान के लिए आपको फिर भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी इससे बाहर नहीं है, इस पूरे सिस्टम से कोई भी बाहर नहीं है। एक इनविजिबल जीपीएस लगा हुआ है जिसके बेसिस पे आपके कर्म और उसके फल रिकॉर्ड हो रहे हैं, और आपको जो भुगतना है वो भुगतना है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये सिचुएशन कब तक रहेगी, कैसी रहेगी, कभी रिजॉल्व होगी नहीं होगी, या इसके साथ आपको चलना है, बस।
ज्योतिष से काल को पढ़ सकते हैं, काल को बदल नहीं सकते। मैं जितना समझ पा रही हूँ ये आप बोलना चाह रहे हो कि कर्मा जो है वही आपके ज्योतिषी है। बिल्कुल। आप मुझे बताओ ना, जब अर्जुन अपने कर्म से भग रहा था तो भगवान ने कोई मंत्र बता दिया था क्या उसको, या कोई धागा पकड़ा दिया था कि भैया ये बांध लो, इससे युद्ध लड़ोगे? भगवान ने बोला कि ये धर्म है, बस ये तुझे करना है। तो इसमें मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर आप धर्म से चलते हैं तो ज्योतिष की जरूरत नहीं है ना। लेकिन चूंकि आप एक आम इंसान हैं, जब आपका मन पीड़ित होता है तो आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तब आप हेल्पलेस होते हैं, तो एक विज्ञान है जिससे आप जान सकते हो। आपको लगता है आप इसकी मदद ले सकते हो, बट इससे आप अंधविश्वासी हो जाओ कि अब ऐसा हो गया तो बिल्कुल है, अब ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीजें अगर योग है तो वो लाइफ टाइम इफेक्ट देगी। कुछ आपके अंदर रहेगा, प्रोमिनेंट पीरियड दशा बताएगी कि कब इसके परिणाम। जैसे एक होता है ना कि आपका हार्ट आज से कमजोर होना शुरू हो गया, ये एक योग बन गया, बट हार्ट अटैक कब आएगा ये दशा बताएगी कि जब आपको इसका भीषण परिणाम, अच्छा या बुरा, दोनों भुगतने पड़े। तो मतलब ये भी पता चल सकता है कि हमें हार्ट अटैक कब आने वाला है? हाँ, ज्योतिष से आप, हाँ बिल्कुल, ये पता कर सकते हो तो कि मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट ऐसा है जहाँ पे मुझे बीमारी हो सकती है। ये ज्योतिष से आप पता ये कर एक ड्यूरेशन जो होगी वो तो सिर्फ एक अंदाजा होगा ना, एक एग्जैक्ट डेट थोड़ी ना बता सकते हैं, टाइम और डेट थोड़ी ना बता नहीं, सकते हैं। आप देखो, एक्चुअली इतना डीप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन जनरल लोगों के सवाल होते हैं कि भाई शादी कब होगी, ये कब होगा, वो कब होगा, तो उसमें अगर आप एक टाइम फ्रेम भी दे देते हैं तो इट्स ओके। बट चंद्रमा के गोचर से और दशा को मैच करते हुए 2.5 दिन का समय अंतराल दिया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया। और अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में नॉलेज है तो आप नक्षत्र बेसिस पे भी चंद्रमा के नक्षत्र, क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र हैं, तो 2.5 दिन में 2.25 नक्षत्र चंद्रमा क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब कोई तो पर्टिकुलर नक्षत्र होगा ना, उसकी भी एग्जैक्ट डिग्री निकाली जा सकती है कि चंद्रमा जब इस डिग्री पे पहुंच जाएगा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसकी जरूरत नहीं है, उतना डीप कैलकुलेशन की नीड नहीं है। बट हाँ, ये निकाला जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसके लिए आपको उतना ही प्रकांड एस्ट्रोलॉजर चाहिए। तो हमारी हेल्थ से कौन सा ग्रह है जो रिलेट करता है? सारे ग्रह सभी तरह के फल देने में सक्षम। ऐसा है, आप राहु की दशा में भी लोगों को पैसे वाला बनते हुए देखोगे, आप शनि की दशा में भी देखोगे, शुक्र में भी देखोगे, चंद्रमा में भी देखोगे, सूर्य में भी देखोगे। फर्क आ जाता है बस। वो फर्क भी अगर आप कहो तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या फर्क है। सारे ग्रहों का अपना अपना एक नेचर है, ठीक है। जैसे हम शुरू करते हैं सूर्य से। अगर मान लो सूर्य आपको पैसा देगा तो वो आपको साथ में अथॉरिटी भी देगा। सूर्य के पीरियड में आप अथॉरिटी के साथ पैसा कमाओगे, क्योंकि सूर्य क्या है, राजा है, ठीक है। चंद्रमा अगर आपको पैसा देगा तो आपको एक ऐसे व्यापार से देगा जिसमें कि लिक्विडिटी बनी रहती है, पैसा आया गया आया गया आया गया, इस तरह का व्यापार। में आता ही आता है, जाता नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक एलिमेंट बताया नहीं, पर उसमें आप अथॉरिटेटिव, आपके फील्ड में आप अथॉरिटेटिव हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आपका डंका उसमें बजेगा। अगर सूर्य की दशा में आपको, अगर सूर्य आपको पैसा देने पे आएगा तो पैसा तो देगा ही, साथ में अथॉरिटी भी देगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं। चंद्रमा का स्वभाव है बहते रहना, पानी की तरह है चंद्रमा, ठीक है। तो आपके पास ऐसे व्यापार से पैसा आएगा जहां पे इनफ्लो आउटफ्लो चलता रहता है। जैसे आपने देखा बहुत सारे फूड काउंटर्स होते हैं, आपने 400 रुपए दिए, ऐसे करके लाख रुपए 2 लाख रुपए रोज की सेल कर रहा है व्यक्ति, तो पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ठीक है। फूड से भी आप चंद्रमा को रिलेट कर सकते हो, फूड भी, पर वो एक अलग विषय है। बट मैं आपको मोटा मोटा एक बात, मंगल इन जनरल आपको पैसा देगा जहां पे आपको किसी तरह से जूझना पड़ता हो, कोई किसी तरह के आपको इक्विपमेंट्स हो गए, है ना, कोई लाइक हथियार टाइप के हो गए, कोई ऐसी चीज जो अग्नि से संबंधित हो सकती है। इस तरह से मंगल आपको पैसा दे सकता है जहां पे आपको जुझारूपन से पैसा देगा। बेसिकली वो कोई जरूरी नहीं कि आपको फिजिकल फोर्स यूज करना पड़े, बट कोई ऐसी चीज जिसमें आपको बहुत ज्यादा जूझना पड़े, तब आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। बुद्ध में आप व्यापार करके पैसा कमाएंगे, ये खरीद लिया, ये बेच दिया, ये कम पे खरीद लिया, ये ज्यादा पे बेच दिया। या बुद्ध आपकी वाणी का कारक है तो आप अपनी वाणी से पैसा कमाएंगे, क्या आप आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रांग होगा कि आप उसी से पैसा कमा लेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को हम बोलने के लिए बुलाते हैं, तो उनका, इसका मतलब उनका बुद्ध अच्छी पोजीशन में है, उसकी वजह से वो पैसा कमा रहे हैं। गुरु आपको पैसा देगा तो समाज में आपकी एक अलग इज्जत के साथ देगा, क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं। लोग आपको इज्जत भी करेंगे, आपके पैर भी छुएंगे और आप पैसा भी कमाएंगे।
सूर्य में तो हो सकता है कि आपको अथॉरिटेटिव व्यक्ति डिक्टेटर लगे, कुछ कोई आपको गालियां भी दे, बट गुरु में आपको सम्मान भी मिले। शुक्र आपको पैसा देगा तो लग्जरी के साथ देगा, शुक्र आपसे मेहनत नहीं कराएगा, बैठे बिठाए मिल जाएगा। हाँ, शुक्र आपको ऐसा पैसा देगा जहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप लग्जरियस लाइफ भी जिएंगे और उसी से पैसा कमाएंगे। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया है, मीडिया पे जितने भी चेहरे हैं वो आप शुक्र में देख सकते हो, उसका मतलब एक प्लेनेट उनकी कुंडली में शुक्र अच्छी पोजीशन में होगा अगर वो सक्सेसफुल है मीडिया, या फिर बहुत इजी, मतलब इजी अर्न मनी देगा शुक्र। ठीक है, जैसे आप शेयर मार्केट कर रहे हैं तो आपने पैसा डाला और आपको प्रॉफिट आ गया, इस तरह से कह सकते हो आप। दूसरा, शनि जब आपको पैसा देगा तो आपको पैसा देगा ऐसी चीजों से जो लॉन्ग टर्म तक रहती है, जिसमें लेबर का यूज होता है, जिसमें आपको भी मेहनत, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, कोई फैक्ट्री हो गई, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई। मैं सिर्फ आपको ये सारी चीजें जनरल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यही फाइनल है, वो हर व्यक्ति की कुंडली पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हर ग्रह का अपना एक नेचर है। तो शनि जब आपको पैसा देगा तो वो ऐसी चीजों से देगा जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइम लेती है, थोड़ा सा उसमें समय लगता है, प्रोसेसिंग लगती है, उस चीज को डेवलप होने में टाइम लगता है। जैसे आप एक मकान बनाकर बेचना शुरू करोगे, उसमें आपको साल भर लगेगा उस मकान को अच्छे से बनाने में, उसका प्रॉफिट अर्न करने में। क्या आपने 50 लाख का खरीदा, 60 लाख का बेच दिया। शुक्र आपको ये नहीं कर रहा है, शुक्र आपको इजी अर्न मनी दे रहा है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये जो ग्रह आप बता रहे हो, अब मैं बता रहा हूँ राहु और केतु, और मैं आपको बता देता हूँ, राहु जब भी आपको पैसा देगा अचानक देगा, क्योंकि राहु का स्वभाव है कि वो अचानक देता है। राहु को हमने शास्त्रों में धुएं से डिनोट किया है, धुआं, स्मोक। धुआं कैसे होता है कि पूरा फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। वैसे राहु क्या है, जल्दी 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 फैलना चाहता है। राहु विदेश का भी कारक है, तो राहु हो सकता है आपको विदेशी सोर्स से भी पैसा दे दे। अचानक पैसा, शेयर मार्केट का कारक राहु भी है, सट्टे से पैसा, एफएनडो से पैसा, राहु भी है उसका कारक। केतु जब आपको पैसा देगा तो ऑकल्ट से दे सकता है। ऑकल्ट मतलब जो भी हमारी गूढ़ विद्या है, जो ज्योतिष हो गया या वास्तु हो गई या न्यूमरोलॉजी हो गई, जो भी इस तरह की, या फिर वो केतु का थोड़ा सा स्वभाव ना थोड़ा सा वैसा है कि आप समझ नहीं सकते हो कि उस केस में क्या हो जाए। ठीक है, बट हाँ आप ये कह सकते हो कि ऑकल्ट से, स्पिरिचुअलिटी से, इन चीजों से जिनका केतु अच्छा होगा तो वो स्पिरिचुअल कंटेंट से, स्पिरिचुअल चीजों से भी पैसा कमा सकते हैं। तो ये बेसिक एक नेचर है जो हर प्लेनेट का अपना अलग अलग होता है। तो ये जो ग्रहों के बारे में आप बता रहे हो, ये बेसिकली आपके कौन से हाउस में होने चाहिए? जैसे सूर्य का बताया आपने, चंद्रमा का बताया, तो ये कौन से हाउस में होने चाहिए आपके कि आपको वो सफलता देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। देखो, पहली बात तो ये है कि केवल उसी हाउस में हो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, कारण क्या है कि 12 तरह की आपकी राशियां हैं, तो आप 12 लग्न के साथ पैदा हो सकते हैं, मेष से लेके मीन लग्न तक। हाउस फिक्स रहते हैं, जो ज्योतिष में फर्स्ट हाउस वही रहेगा, उसमें राशि कोई सी भी हो सकती है। मैंने बताया ना, जब आप ईस्ट में जो राशि उदय हो रही है वो फर्स्ट हाउस होगा। हाउस परमानेंट है, राशियां बदल सकती है। ठीक है, तो मैं ये कह दूं कि सूर्य इस हाउस में अच्छा परिणाम देगा, तो हो सकता है कि वो किसी लगन के लिए शत्रु राशि में बैठ जाए, वहां अच्छा परिणाम नहीं दे। तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? यही तो सूर्य ये तो एस्ट्रोलॉजर देखेगा ना, ये आम आदमी को क्यों समझना, यही तो एस्ट्रोलॉजर का काम है। तो लेकिन अभी देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे अभी जानना, इंस्टेंट जानना है मुझे कि भाई मेरे लिए आगे वाला क्या रहेगा, टाइम क्या नहीं रहेगा, तो उसके लिए मुझे बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना। नहीं, उसके लिए मैं ही मानता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज अगर है तो फिर बेकार है, क्योंकि किसी भी चीज का बेसिक नॉलेज लेके अगर आप उसके बेसिस पे अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे हैं तो गलत है। बेसिक नॉलेज से नहीं होगा काम तो आपको डीप नॉलेज से, एडवांस नॉलेज से ही होगा। और इसीलिए आप उस फील्ड का जो भी एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं, वो आपको बताएगा। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। लाइक आजकल जैसे आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए कि बहुत सारे ये आते हैं कि आप हेल्थ के लिए ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये अलग अलग जो नुस्खे बताते रहते हैं। और कई डॉक्टर्स आके कहते हैं कि भैया ऐसा मत कर लेना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ। तो कहने का मतलब वो एक ऊपर का नॉलेज है जो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आपको अगर कोई भी चीज मेडिकल साइंस है, आपके हेल्थ से रिलेटेड जाननी है, तो आप उसके लिए डॉक्टर के पास जाइए, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। वैसे ही जो लोग ये कह देते हैं कि केतु 7वें घर में है तो आपकी शादी टूट जाएगी,
इससे शादी मत करना जिसका केतु 7वें घर में है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में बर्बादी की ओर कदम रख चुके और हैं। ये मांगलिक का क्या रोल है शादी में? देखो, मांगलिक बेसिकली मंगल की एक पोजीशन है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं। मांगलिक कोई दोष नहीं है, उस व्यक्ति का एक गुण है कि अगर पर्टिकुलर पोजीशन में मंगल है तो ये हो सकता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट आए इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज। हाँ, मतलब उसकी जिसकी एनर्जी हाई रहेगी तो थोड़ा सा गुस्सा भी हाई रह सकता है, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। तो वो मतलब एक मैनेजेबल बात है, पर ये तो बट उससे कोई अच्छी मर चीज होनी जाएगा। चाहिए ना। हाँ, ये तो अच्छी चीज होनी चाहिए नहीं, ना। देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे दाम्पत्य जीवन सॉफ्टनेस, हम्म। उसमें आप मंगल जैसे हार्ड प्लेनेट का इफेक्ट है तो डेफिनेटली दिक्कत आ सकती है, बट सिर्फ मंगल दोष होने से आप उस व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते, ये गलत है। नहीं, मैं वैसे उसको लॉजिकली समझने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ऐसा बोला जाता है ना कि जो मांगलिक है उसको मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए, हाँ। मांगलिक है उसको नॉन मांगलिक से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि डेथ मांगलिक हो होता है जाती वो है। बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। नहीं, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि भाई हाँ, वो डेथ हो डेथ जाती वाला है, भी दूसरे सुना व्यक्ति है की बहुत। डेथ हो जाती है, जो मांगलिक है तो उसकी हो जाती है या जो नॉन मांगलिक है, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली इफेक्ट नॉन मांगलिक पे पड़ता मंगल है। की 4 पोजीशन है जहां से व्यक्ति मांगलिक हो सकता है, ठीक है, और 12 ही लग्न है। अब आप सोचो कि इस दुनिया में कितने % लोग मांगलिक हैं, ठीक है। पर मैं वैसे बोलना चाह रही हूँ कि इसको ना एक अच्छे तरीके से भी तो लिया जा सकता है ना। हम क्या बोलते हैं, यही तो बोलते हैं ना कि अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो अगर एक गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, एक शांत है, तो ये तो अच्छी चीज है ना कि भाई उसका नहीं, गुस्सा ये तो थोड़ा देखो टॉलरेट इंडिविजुअल कर पा रहा पर्सन है। पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आपको गुस्सा करने वाला चाहिए या दोनों आपको जो गुस्से वाले चाहिए। होंगे, दोनों मांगलिक होंगे, तो हाँ, दोनों तो वो ये लड़ेंगे इसलिए कह दिया भिड़ेंगे। होगा भी दोनों आपस में लड़ लेंगे, दोनों आपस में सुलझ लेंगे, यही है, और तो क्या है। बाकी बात ये है कि केवल मंगल दोष होने से आपकी शादी नहीं चलेगी या उस व्यक्ति से आपको शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है जो हमने व्हाट्सएप या इन चीजों से अलग अलग जगह से उठा ली और है, इसके या अंदर वो यूट्यूब पे घट कोई विवाह कुछ भी वाला, कंटेंट बना दे रहा है और आपको केवल मंगल, राहु, केतु, शनि के हिसाब से डरा दे रहा है। और इसी के अंदर वो घट विवाह वगैरह भी करवा देते हैं देखो कि वो नहीं, एक्चुअली इससे हमारे हो जाएगा। बेसिकली पुराण, पता नहीं, मतलब कर्म कांड का पार्ट है। ज्योतिष का उससे कोई रिलेशन नहीं है। ज्योतिष आपसे ये कहता है कि आप दोनों की कुंडलियां मैच करवा लीजिए। कुंडली मिलान, गुण मिलान से, मंगल दोष मिलान से बहुत अलग चीज है, बहुत अलग चीज है। कुंडली मिलान में जब भी करता हूं मैं मंगल दोष को कभी कंसिडर ही नहीं करता, मैं देखता ही नहीं कि मंगल दोष है या नहीं है। कुंडली मिलान बहुत अलग चीज है। अगर कुंडली मैच हो रही है तो आपकी शादी चलेगी, अगर कुंडली मैच नहीं हो रही है तो आपकी शादी नहीं चलेगी। पर इतना तो डेफिनेटली है कि मांगलिक जो है ना वो देखो, मैं हावी सिर्फ रहता है आपको नॉन उसको मांगलिक लॉजिक दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मंगल दोष इतना क्यों मतलब लोग इतना सीरियस लेते हैं। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि भाई अगर 7वें भाव पे मंगल का प्रभाव है मंगल दोष की वजह से, तो आपके मांगलिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में आप ये कह सकते हो कि भाई थोड़ा बहुत उनका गुस्सा जो है दूसरे पार्टनर का हो सकता है मंगल, क्योंकि मैंने बताया ना हर प्लेनेट का अपना नेचर है, तो केवल मंगल का नेचर है कि वो थोड़ा सा एनर्जेटिक, ज्यादा एग्रेसिव है बेसिकली, तो वहां पे वो चीज ठीक नहीं मानी जाए। हाँ, तो मांगलिक के ऊपर ये जो घट विवाह है, इससे तो मांगलिक दोष का कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता, और कोई ऐसा उपाय मैंने कभी पढ़ा नहीं है कि भाई इस तरह के उपाय करने से ऐसा कुछ हो जाता है। ये जब दोष बना दिए गए तो फिर इनका उपाय भी बना दिए गए, बस इतनी सी बात है। बाकी ज्योतिष में मैंने कभी इस तरह के उपाय नहीं पढ़े। और इसी में एक और भी ऐसा ही कुछ सिमिलर रहता है, ये काल सर्प दोष, उसका क्या? देखिए, पूरे बृहद पाराशर होरा शास्त्र में काल सर्प दोष का जिक्र नहीं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र क्या है? ज्योतिष की सबसे पुरानी किताब है जो 5000 साल पहले ऋषि पाराशर ने लिखी है, और ऋषि पाराशर ने उसमें लिखी क्या है, मतलब उन्होंने अपने शिष्य मैत्रेय को बोली है। मैत्रेय ने उनसे ज्योतिष पूछा, तब मैत्रेय से उन्होंने कहा, और वो जो उन्होंने कहा उसको एक शास्त्र का नाम दिया बृहद पाराशर होरा शास्त्र। उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये शास्त्र मुझे ब्रह्मा जी ने कहा है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र पाराशर जी ने कहा उसमें मैत्रेय को कि ये शास्त्र, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। ब्रह्मा जी कौन है? जिन्होंने सृष्टि की रचना की है सनातन के हिसाब से, ठीक है। अगर उन्होंने काल सर्प दोष नहीं लिखा है तो मुझे नहीं लगता काल सर्प दोष जैसी कोई चीज है। एक पर्टिकुलर पोजीशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि काल सर्प दोष कब मानते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। देखिए, राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 1-7 एक्सिस में ही रहेंगे, मतलब राहु अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो केतु हमेशा 7th हाउस में होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे ही रहते हैं, इससे क्लोज नहीं आएंगे।
ठीक है। वैसे ही केतु फर्स्ट में हुआ तो राहु सेवंथ में होगा। वैसे आप कोई सा भी हाउस ले सकते हैं, अगर राहु 2nd में हुआ तो केतु 8th में चला जाएगा, एक दूसरे से 7वें घर में रहेंगे हमेशा। अब मान लीजिए कि आपके बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इन दोनों के बीच में आ गए। बाकी प्लैनेट्स कौन से? सूर्य से लेके शनि तक। वो जैसे मान लीजिए राहु 1st में और केतु 7th में है, तो अगर 1st और 7th के बीच में ही सारे प्लैनेट्स की पोजीशन बन गई, मतलब 8th से लेके 12th हाउस आपका खाली है इस केस में, इस एग्जाम्पल में, तो आपको माना जाएगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो ये बहुत रेयर एक सिचुएशन है जिसको बाद में लेटर ऑन स्टेज में ऐसा एनालाइज किया गया कि भाई कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति होती है किसी व्यक्ति की कुंडली में जहां पे राहु और केतु के बीच में ही सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति इन जनरल अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, ऐसा मान लिया गया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा सिर्फ काल सर्प दोष को होने से ज्योतिष के बाकी सिद्धांत खत्म नहीं होते हैं, बाकी योग खत्म नहीं होते हैं। आपकी दशा आपको अगर कुछ देना चाह रही है, प्लस वो ग्रह नवांश में कहाँ गए, वो ग्रह दशमांश में कहाँ गए, अलग अलग तरह की वर्ग कुंडलियां हैं। सिर्फ लग्न कुंडली में ऐसी पोजीशन होने से पहली बात तो ये आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मिलेगी, जो मैंने पोजीशन आपको बताई है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स ने इसको कॉमन बना दिया है। हर दूसरे व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष बता देते हैं। मैंने आपको बताया ना, राहु और केतु के बीच में बाकी सारे प्लैनेट्स का होना एक रेयर इंसिडेंस है। तो इसमें और आप जनरलाइज कर दिया आपने इस कंसेप्ट को, सिर्फ इसलिए कि आप अलग तरह के उपाय बताएं, अलग तरह से आप उनसे पैसा बनाएं, बस। नहीं, इसमें सपनों का भी कोई रोल नहीं है ना, जो सपनों में काफी बार बोलते हैं कि मुझे सांप दिखाई दिया, मुझे नागिन दिखाई। देखो सपनों का बिल्कुल अलग विज्ञान है, वो मनोविज्ञान से रिलेट करता है, उसका एस्ट्रोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। सपने अगर आपको आ रहे हैं तो आपके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप उस समय नहीं जी पाए जब आप जागृत अवस्था में थे, वो चीज माइंड अपने रिलैक्स मोड में सोचता है, बस इतना ही है सपना। उसका राहु केतु से, शनि मंगल से कोई संबंध नहीं, काल सर्प से कोई संबंध नहीं है, किसी भी दोष से कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ आपके मन की उपज थी, बस इतनी सी बात है। तो सर ज्योतिषी से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि आपकी संतान कब होगी, हाँ, या कितनी होंगी? बिल्कुल, देखो ज्योतिष से सब कुछ पता लगाया जा सकता है। आजकल कई बार डाइवोर्स के मैटर्स में ऐसी चीजें आती हैं जहां पे व्यक्ति एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए कहता है कि भाई ये संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं, और विवाह टूट जाता है। ठीक है, ऐसे कई मामले आते हैं हमारे समाज। तो आप ये कह सकते हो ज्योतिष के माध्यम से कि क्या कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में सक्षम है या नहीं। विवाह से पहले भी आप उनकी कुंडली देख के जान सकते हैं, इसके सिद्धांत हैं ज्योतिष में। ठीक है, तो आप कई चीजें अपनी लाइफ में अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्या वो सक्षम है? अगर सक्षम है तो संतान कब होगी ये भी देखा जा सकता है उसकी दशा से। संतान कितनी होगी इसके भी अपने नियम हैं, और संतान लड़का होगी लड़की होगी इसके भी अपने नियम। पहली संतान लड़का होगी, दूसरी संतान लड़का होगी या लड़की होगी, इसके भी नियम। तो हाँ, इसी पे मेरे बट ये नियम बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत विशेष रूप से जो मैंने आपको बताया कि लड़का होगा या लड़की हो। देखो अल्टीमेट जो मर्जी है वो परमात्मा की है। हमारा बर्थ टाइम करेक्ट हो इसकी अपनी एक लिमिटेशन है, हमारी बर्थ डिटेल करेक्ट हो इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है ना। हो सकता है 5-7 मिनट का गैप हो सकता है नोट करने में कोई गड़बड़ हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको ये मान के चलेंगे कि भाई ये पत्थर की लकीर है तो यहाँ पे कई और गलत चीजें होने की संभावना बनती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ एक इंडिकेटिव साइंस है, इंडिकेटिव चीजें हैं कि आपको इंडिकेशन मिल सकता है कि आप इस दिशा में आगे बढ़ो या नहीं, लेकिन सिर्फ इसको सच मान के आप अपनी लाइफ में कुछ और डिसीजन ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं जैसे अभी आपने बताया कि पहली संतान लड़का होगा या दूसरी संतान लड़की होगी, हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कुंडली से, आपके दशा वगैरह जो भी है इनसे। अब इन 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर वॉट एवर जो काउंटिंग चल रही है, इसके अंदर क्या मिसकैरेजेस, अबॉर्शन भी इंक्लूड है? बिल्कुल इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है। अगर अबॉर्शन है तो उसको एक संतान माना जाएगा। अभी जो हमारे मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जैसे IVF हो गया,
क्या इसके अंदर भी ज्योतिषी हमें हेल्प कर सकती है, और अगर हेल्प कर सकती है तो किस तरीके से कर सकती है? देखो क्या है कि ज्योतिष के माध्यम से मैंने आपको बताया कि हम ये जान सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में सक्षम है। ठीक है, अगर वो सक्षम है और उसके बावजूद संतान नहीं हो रही है तो मेडिकल साइंस इसका इलाज करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन किस समय पे हमको उसके लिए प्रयास करना चाहिए, पहली बात तो ये आप ज्योतिष से जान सकते हैं कि कब आपको परिणाम मिलने की ज़्यादा प्रबल संभावना है, पहली। दूसरी बात, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट से आपको संतान हो पाएगी, ये भी आप ज्योतिष से जान सकते हैं कि मेडिकल असिस्टेंस आपको लगेगा या नहीं लगेगा। मतलब आपकी संतान मेडिकल असिस्टेंस से होगी या नहीं होगी, ये आप बिल्कुल जान सकते हैं। तो ज्योतिष के माध्यम से जाना जा सकता है कि क्या मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए तो कब बढ़ना चाहिए। अब आपने जैसे बताया कि हम पता कर सकते हैं, वैसे ही क्या कंसीव करते टाइम या फिर जब कंसीव हो गया, किस टाइम पे कंसीव हुआ है, वो भी डिपेंड करता है कि बच्चे का भाग्य कैसा होगा? देखो वो एक्चुअली उसका तो सही समय निकालना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, क्योंकि उसके विषय में तो मेडिकल साइंस भी आपको एक रेंज ही देता है मेरे हिसाब से। एक पर्टिकुलर डेट आपको या पर्टिकुलर टाइम नहीं दे सकता है। तो ज्योतिष में भी ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है। ज्योतिष में आपके कर्म का फल तब माना गया है, आपकी कुंडली तब मानी गई है जब आपने जन्म ले लिया है। उस जिस समय आपका जन्म हुआ है तब आप किस ग्रह दशा की क्या पोजीशन है उसको कुंडली माना जाता है। तो कब एक्चुअली कंसीव हुआ है ये पहली बात तो निकालना इम्पॉसिबल है फिलहाल तो, और ज्योतिष में इस तरह की कोई बात है नहीं। तो आप ये मानो कि जब आपका जन्म हुआ है तब से ही कुंडली बनती है। मतलब भाग्य नहीं देखा जा सकता पहले होने वाले बच्चे का? नहीं, जब वो उसका जन्म हुआ है उसके बाद ही देखा जा सकता है ज्योतिष के। और जो लव मैरिजेस होती हैं उनका क्या वो भी एक योग के तरीके से ही चलती हैं? देखो हर चीज योग से चलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या आप अफेयर में रहेंगे, ये भी योग है। क्या वो अफेयर शादी में कन्वर्ट हो पाएगा, ये भी एक योग है। मैं बहुत डिटेल में तो इस विषय में नहीं बोलूंगा क्योंकि इंडिविजुअल कुंडली देख के ही मैं बता सकता हूँ, बट एक जनरल बात मैं बता देता हूँ। जन्म कुंडली का और नवांश कुंडली का 5th और 7th हाउस आपकी लव मैरिज के लिए आपको परिणाम देने में सक्षम है। 5th हाउस आपके अफेयर्स के लिए, 7th हाउस आपकी मैरिज के लिए। अगर जन्म कुंडली में 5th और 7th का कनेक्शन आ रहा है तो आपके अफेयर होने की संभावना रहती है स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग संबंध आ रहा है उतना। अगर 5th और 7th हाउस का संबंध नवांश में भी कंटिन्यू हो गया तो उस अफेयर की शादी में कन्वर्ट होने की संभावना रहती है। लेकिन उसमें दशा देखी जाएगी दोनों व्यक्तियों की कि कब शादी होने के योग हैं, उस पर्टिकुलर दशा में लव मैरिज मिलने के योग हैं या नहीं है ये भी देखा जाएगा। तो वो एक इंडिविजुअल कुंडली देख के ही हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सर आजकल ना शेयर मार्केट में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, एफ&ओ सेगमेंट में भी काफी लोग लॉस अपना फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए ज्योतिषी से कैसे हेल्प ली जा सकती है? देखो ज्योतिष इस विषय में ऐसे हेल्प कर सकता है कि आप पहले ये देखो कि क्या आप अपना करियर शेयर मार्केट में या F&O ट्रेडिंग में बना सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें बेसिकली अलग अलग हैं। शेयर मार्केट से मेरा मतलब है कि आप क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से पैसा बना सकते हैं या F&O ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें इंट्राडे भी आ गया है। F&O और इंट्राडे बेसिकली आप इसको काइंड ऑफ सट्टा कह सकते हैं, काइंड ऑफ। हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो तो एक बात अलग है, बट इन जनरल ये सट्टा है, ठीक है। F&O ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो कुंडली में दो तरह से गवर्न होती है। पहला हाउस के थ्रू, 5th हाउस जो है वो आपको सट्टे का व्यापार दे सकता है। दूसरा राहु आपको सट्टे का व्यापार दे सकता है, कुंडली में आपको राहु की पोजीशन चेक करनी पड़ेगी। और तीसरा नैसर्गिक रूप से काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस में सिंह राशि पड़ती है, तो सूर्य भी आप इसके लिए देखें, ठीक है। और अगर शेयर मार्केट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वो आपके 12th हाउस का पार्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट निवेश जो हम देखते हैं वो 12th हाउस से देखते हैं। तो 12th हाउस नैसर्गिक रूप से गुरु का हाउस है काल पुरुष कुंडली में, और 12th हाउस आपको इसके लिए देखना पड़ेगा। और व्यापार है डेली
या सॉरी लेना, कब खरीदना, कब लेना, इसके लिए आपको अपने बुध की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि नैसर्गिक रूप से बुध व्यापार का कारक है। तो पहले आपको ये देखना है कि क्या शेयर मार्केट मेरे लिए है। फिर शेयर मार्केट के भी दो वर्जन हैं, क्या मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए या मुझे F&O ट्रेडिंग करनी चाहिए। वो एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि क्या आपके लिए ठीक है, दोनों भी ठीक है या दोनों ठीक नहीं है, दोनों में से क्या ठीक है, और क्या इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, योग भी दशा से फलित होते हैं, योग दशा से ही फलित होते हैं। आपका टाइम अगर अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप पर्टिकुलर कोई किसी भी व्यापार में नुकसान उठा सकते हैं, ऐसा नहीं केवल शेयर मार्केट में। तो अगर आपको इस तरह के व्यापार में जाना है या किसी भी व्यापार में जाना है तो आप उसके लिए एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले सकते हैं, और डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी ये चीज बताती है। काफी बार ये बोला जाता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी 2026 में, और अभी जो युद्ध चल रहा है ईरान का, उसमें भी काफी लोग तनाव में जा रहे हैं ये चीजें सोच सोच के कि ओहो प्रेडिक्शन बहुत जल्दी ही सही होने वाली है। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को कैसे अपनी मेंटेलिटी देखो, को पूरा स्टेबल रखना है? वैसे तो पूरे संसार में ही ऐसे लोग हैं, बट हिंदुस्तान में मेरे को लग रहा है ऐसे लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं आजकल, जो हमेशा आपदा में से अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एक मिसाइल कहीं गिरी नहीं, वो लोगों को डराना शुरू कर देते हैं कि भैया अब दुनिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि दुनिया हजारों साल से, करोड़ों साल से चलती आ रही है, कब से चलती आ रही है एक्चुअली तो किसी को पता नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर दुनिया खत्म हो जाएगी तो सनातन ये मानता है कि दुनिया को क्रिएट करने वाला कोई है, जिसको हम भगवान कहते हैं, कि सृष्टि की रचना इन्होंने की। और ऐसे अगर उन्होंने डिसाइड किया है तो ये आपके और मेरे बस की बात है नहीं कि हम इसको रोक पाएंगे। भाई हम क्या कर पाएंगे, अगर यह न्यूक्लियर बम गिरना है तो गिरेगा, फिर वो आप उसका क्या इलाज है। उसकी वजह से आप डरते हैं तो ये आपकी कमी है, और अगर आप डरते हैं तो लोग आपको डराने के लिए मौजूद हैं, फिर वो आपको डरा के आपके डर का उपाय देने के लिए भी मौजूद है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको इससे क्या बनाना है, पैसा बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों अलग अलग ब्रांचेज हैं एस्ट्रोलॉजी। अगर एक व्यक्ति मैदिनी ज्योतिष में एक्सपर्ट नहीं है तो वो इस तरह के प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि कहाँ पे अकाल आएगा, कहाँ भूकंप आएगा, और कहाँ युद्ध होगा, कब खत्म होगा। इस तरह का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। आज जो हमने चर्चा जितनी भी की है वो इंडिविजुअल एक पर्सन की कुंडली पे की है, जो पाराशरी ज्योतिष से हम देखते हैं। मैदिनी ज्योतिष जो है वो अलग एक ब्रांच है। तो आजकल कोई भी व्यक्ति जो है वो ये कह रहे हैं कि जी शनि यहाँ आ जाता है, फिर राहु वहां चला गया, राहु और मंगल ज्वाइंट हो गए, एक राशि में कंबाइंड हो गए, शनि मीन में चला गया, तो ये तो जाते ही हैं भाई, इनका तो काम ही है ना। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो सृष्टि बनने से लेकर अब तक रुका है, वो तो निरंतर चल ही रहा है ना। और 12 ही राशियां है, तो शनि हर 30 साल में मीन राशि में जा रहे हैं, तो शनि मीन में है, शनि उधर है, शनि ऐसे है, तो इसका कोई मतलब बहुत ज्यादा इसको लेके हवा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस समय ऐसी परिस्थितियां बन रही है, उसका एक कारण हो सकता है कि शनि मीन में है, मैं ये मानता हूं, लेकिन इसकी वजह से आप और हम डरें, क्योंकि हमारे हाथ में ग्रहों को कंट्रोल करना नहीं है, हम नहीं कर सकते उनको कंट्रोल। तो उनको इस तरह से डर के फिर उसके उपाय करना, और इस तरह के कल्ट्स तो देखो वर्ल्ड में पहले बहुत बन चुके हैं, और आज भी बहुत सारे स्पिरिचुअल कल्ट्स ऐसे चल रहे हैं जो आपको ये बताते हैं कि इतने साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। उसमें उन कल्ट का एक मतलब मेन व्यक्ति होता है, और उसको फेस बना के वो लोग सबको इसमें जोड़ते हैं, और फिर ये कहते हैं कि दुनिया जब खत्म हो जाएगी तो भगवान अपने भक्तों को लेने आएंगे, वो ऐसा करेंगे। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं बेसिकली। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपका भय, आपका लालच और आपका भ्रम, ये 3 चीजें हैं जो आपको गलत एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाती है। सर आप बोल रहे हो ये भ्रम वाली चीज, तो अपन ने पहले भी माइंडसेट के बारे में बात की है, ये सब कुछ माइंडसेट का ही खेल है। अगर हम डर रहे हैं तो हमें कोई डरा भी रहा है। हाँ बिल्कुल। तो वो जो डराने वाला व्यक्ति है उसका कौन सा ग्रह मजबूत है? नहीं, ऐसा तो देखो नहीं कह सकते, बट हाँ कुंडली में धूर्त योग आप जरूर देख सकते हो इस विषय में। अगर आप मेरे से पूछते और ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली होती तो कुंडली में धूर्त योग इस विषय में आपको बता सकता है कि ये व्यक्ति कितना धूर्त है। धूर्त का एजिन होता है ना कि जो कितना धोखा देने में, कितना झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, इसके बारे में आपको ज्योतिष जरूर बता सकता है। तो मतलब कि ये धोखा हम दे ये सकता है। समझे ना कि जब भी कभी ऐसा कुछ हो रहा है, कोई चीज आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रही है, तो पहले उसकी कुंडली दिखा लो। लेकिन हमारे पास भी तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है उनकी। तो आपको उस पर विश्वास क्यों करना है, ऐसी चीजों को जो आपके कंट्रोल के ह्यूमन बाहर है। नेचर है ना। हाँ, तो ह्यूमन नेचर है तो फिर अपने को उसको
अपने आप को वो करना पड़ेगा ना, उसके लिए ठीक करना पड़ेगा कि कोई कुछ भी कह देगा और अगर हम उसको मान रहे हैं तो ये तो हमारी कमी है, इसमें एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं कर सकती। नहीं, आजकल जैसे सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है वही बिक रहा है, बिल्कुल। वही फेमस हो रहा है, वही वायरल हो रहा है, तो फिर कैसे उस चीज से बचा जाए? इस चीज को अगर आप जान गए कि सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है वही बिक रहा है, तो आप अपने आप उससे दूरी बनाएंगे। लोग जान नहीं पाते, अगर लोग उसी को हकीकत मान रहे हैं तो फिर गलत। हर चीज झूठ भी नहीं है ना, लेकिन बिल्कुल। फिर कैसे जज किया जाएगा इनको? लेकिन आप इतना तो जज कर सकते हो ना कि क्या मेरे कंट्रोल में है। मेरी लाइफ में कुछ इवेंट्स हैं जिनके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ, बाकी कहीं पे अगर दुनिया खत्म होनी है और परमात्मा ने इसका निर्णय कर लिया है कि दुनिया खत्म होनी है, तो फिर दुनिया खत्म होगी, फिर उसमें एस्ट्रोलॉजर भी कुछ नहीं कर पाएगा, और एस्ट्रोलॉजर भी उसके साथ में खत्म हो जाएगा। अगर डीओबी ही नहीं है, हमारे पास में टाइम ही नहीं है कि कब हमारा बर्थ हुआ है, तो फिर कैसे पता किया जाए कुंडली हाँ, का? ऐसा तो बहुत केसेस आते हैं, लेकिन उसके लिए पामिस्ट्री है, आप हस्तरेखा दिखा सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि भाई किसी के हाथ भी नहीं है और डेट और टाइम बर्थ डिटेल भी नहीं है, तो फिर सिग्नेचर भी है जो लोग रीड करते हैं। न्यूमरोलॉजी भी इस विषय में आप सॉरी पर डेट ऑफ बर्थ भी आपको पता नहीं है, तो कुछ और विज्ञान ऐसे हो सकते हैं। बट मैं जो कंसल्टेशन देता हूँ उसके लिए मुझे डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ जरूरी है। अब माना कि 100 लोग हैं, 100 में से 80 लोगों का राजयोग है, लेकिन 80 लोग राजा कैसे बन सकते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि राजयोग का मतलब ये नहीं है कि राजा बनेगा, मतलब पैसे वाले होंगे बस? नहीं, पैसा अलग चीज है। देखो, पैसा धनयोग से आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि रतन टाटा और महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के पास क्या अथाह पैसा था? नहीं था ना, पर वो राजयोग था ऐसा? लेकिन उनका राजयोग था। तो कहाँ राज किया उन्होंने? नोटों नहीं पे? किया, बट उनकी बात से देश चलता था। नहीं भाई, नोट भी चलते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हो, आज तो नोट भी चलते हैं। बट वैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि राजयोग का मतलब ये है कि आपकी इतनी अथॉरिटी है कि आपके कहने मात्र से काम हो जाता है, वो राजयोग है। वो आपके घर में भी हो सकता है, आपकी अपनी जो एक दुनिया है उसमें भी आपका राजयोग हो सकता है। आपके व्यापार में अगर 50 एम्प्लॉइज हैं तो वो भी राजयोग हो सकता है। वो किस श्रेणी का है वो देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति, अब एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है, 100 तो एक बार में प्रधानमंत्री हाँ, बन नहीं वही सकते। तो मैं नेक्स्ट मेरा नहीं, यही तो आने वाला राजयोग था। का मतलब ये नहीं है, राजयोग की इंटेंसिटी भी देखना जरूरी है। और राजयोग का मतलब ये है कि आपके कहने मात्र से जो काम हो जाए वो राजयोग। अगर मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री और वो किसी के कहने से काम कर देता है, तो उस व्यक्ति की कुंडली में भी राजयोग। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ज्योतिष के पास में जाना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल ठीक सवाल है। देखो, ऐसा है, हमारी लाइफ में रोजमर्रा में कई समस्याएं आती हैं। अगर हम रोज में हमारी जीवन में ज्योतिष को शामिल कर लेंगे तो शायद हम एक कदम भी चल नहीं पाएंगे, कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे। ठीक है, केवल मैं ये मानता हूँ कई समस्याएं ऐसी होती है जिनसे या तो आप बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, जिनके लिए आप हर तरह के प्रैक्टिकल या जो साइंस के हिसाब से कई चीज़ें हैं जो आप कर चुके हैं, फिर भी आपको लगता है कि भाई उनका विषय में हमको समाधान नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसी चीज़ है जो किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड करती है, जैसे किसी ने आप पे मुकदमा कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या है कि आप तो चाहते हो, लेकिन सामने वाला कब चाहेगा ये जानने के लिए आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हो। ये भी करता है काम? हाँ, कि कब मैं इस मुकदमे से फ्री हो सकता हूँ। नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, भाई मुझे केस चल रहा है मेरा, मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, मुझे वेल्थ नहीं मिल रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो सब कुछ अगर पता भी चल गया तो हमें तो आप टाइम पीरियड देखो, बता दोगे। अगर आप बोलोगे कि करियर में ग्रोथ नहीं है तो आपको सही करियर बताया जा सकता है, ये एस्ट्रोलॉजी का फायदा है। वेल्थ नहीं आ रही है तो आपको रास्ता बताया जा सकता है कि भाई आप अपने करियर को इस दिशा में मोड़ लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन जैसे आपने मैंने बताया कई ना लोगों कि जब तक उनका कर्मा खत्म नहीं होगा तब तक वो भी नहीं होगा। हाँ, बट एस्ट्रोलॉजर इसको पढ़ सकता है ना, दशा को, कि क्या वास्तव में ये काम बदलने से या करने से उसको सक्सेस मिलेगी, वो कहाँ पे उसकी कमी है जो वो नहीं उस तरफ फोकस कर पा रहा है व्यक्ति, उसको बता दिया जाएगा तो शायद उसके लाइफ में बेटर रिजल्ट्स आना शुरू हो सकते हैं। बट आप ये चाहेंगे कि मतलब आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो आपके फल हैं वो तो आपको भुगतने हैं, उसमें आपकी प्लानिंग आप कर सकते हैं। ये काम कब होगा, तब तक आप क्या कर सकते हैं वो आप ज्योतिष से जान सकते हैं। तब तक आपको दूसरी चीज पे फोकस करना चाहिए, वो आप ज्योतिष से जान सकते हैं। बट अगर आप इसको चमत्कार मानते हैं, जादू मानते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। मुझे लग रहा है काफी एस्ट्रोलॉजर्स का फ्यूचर खतरे में है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो सिर्फ जेन्युइन बात की, और इतनी कम एज में अगर मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ के और कंसल्ट करता हूँ तो मैं जो भी यूथ्स हैं या फिर जो हमारे जेन जीज हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। क्योंकि अच्छे से अच्छा आदमी
जो बहुत अपने आप को साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति मानता है, ऐसी चीजें आते ही उसकी बत्ती गुल हो जाती है। जैसे कि उससे कह देगा ना कि राहु ये कर रहा है, तो वो एकदम पागल हो जाएगा, फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने देखा है, जो अच्छे से अच्छा आपको इंटेलिजेंट व्यक्ति मिलेगा वो भी अंधविश्वासी हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो धूर्त विज्ञान योग है, वालों से दूर रहें। हाँ मतलब वो तो एक जनरल आदमी नहीं देख पाएगा, बट हाँ किसी के लिए आप देख सकते हो कि भाई मैं इससे इस विषय में जुड़ना चाहता हूँ। जैसे मेरा बिजनेस पार्टनर है, तो भाई क्या उसके अंदर इस तरह के गुण हैं कि वो मुझे धोखा दे सकता है। और ये भी मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पार्टनरशिप भी आप देख सकते हो, जैसे शादी आप देख सकते हो, वैसे दो पार्टनर्स का भी आप मैच देख सकते हो कि क्या मुझे इसके साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। थैंक यू सो मच अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे नहीं पता ऑडियंस इसको कितना लेगी कितना नहीं, बट मैं जरूर ध्यान रखूंगी कि धूर्त लोगों से दूर रहना। नहीं एक्चुअली देखो क्या है, जो बात सच है वो देर सवेर पहुंच ही जाएगी। और मैं लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप ठगे जाने के लिए तैयार हैं, लोग आपको ठगने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये डिवाइन साइंस है, ये एक्चुअल रियल साइंस है। मैंने अपनी लाइफ में इसको होते हुए देखा है, अपने जिन लोगों की कुंडलियां मैंने देखी है उनकी लाइफ में होते हुए देखा है। बट अगर आप इसको सर पे चढ़ाएंगे या आप ये सोचेंगे कि इससे सब कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक सपोर्ट है, ये आपको सपोर्ट करता है लाइफ को अच्छी तरह से जीने में। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो सर जिन लोगों को आपसे कंसल्ट करना हो, जिनको आप अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए हो, तो वो आप तक कैसे कांटेक्ट करें, उनके लिए भी कुछ? उसके लिए मेरी वेबसाइट है amitastroTruth.com, AMITASTROTRUTH.com। इस पर आप विजिट कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स फिल करके अपनी इंक्वायरी सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अमित जी, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है अमित जी से की गई बातचीत में आपको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। बने रहिए हमारे साथ में द लेजेंड शो पे। थैंक यू।